अगर आप सबको एक तगड़ा एग्जाम्पल चाहिए टू कन्विंस योरसेल्फ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लैपस्टोर टॉयज के फाउंडर्स वेदांग और यश से, जिन्होंने कोविड के टाइम अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था विद जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज, एंड आज 2025 में ये ऑलमोस्ट 6 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू क्रॉस कर रहे हैं। मेरा नाम वेदांग है, मैं 21 साल का हूँ। मेरा नाम यश ठुमरे है और मैं 22 साल का हूँ। They've recently come on Shark Tank India Season 4 और इन्होंने मल्टीपल शार्क से फंडिंग भी उठा ली है। इस वीडियो में हम ई कॉमर्स दुनिया के कई सारे एक्शनेबल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि ड्रॉपशिपिंग बिजनेस का असली सच, एक विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढना और लॉन्च करने की रियल स्ट्रैटेजीज, अपने बिजनेस में रिटर्न्स को रिड्यूस करने के कुछ एक्सपर्ट तरीके, मेटा एड्स, प्रॉफिटेबिलिटी को गारंटी करने के स्टेप्स, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग की इन्वेस्टमेंट और उसका आरओआई, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक्स और एक वर्ल्ड फेमस टूल जिसके बिना इंडिया का हर एक बिजनेस अधूरा है। तो भाई नोटबुक, पेन और गरम कॉफी उठा लो, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। सो वेदांग एंड यश, वेलकम टू द इंडिया वन फैक्टर शो। राइट, आज आपसे बहुत कुछ बातें करनी है। यू आर डूइंग अ बिजनेस विच इज लाइक वेरी रेवोल्यूशनरी मेरे हिसाब से। स्क्रीन टाइम कम करने की कैटेगरी में हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नोबल कॉज, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बिकॉज हम उन्हें खुद शायद मोबाइल्स यूज़ करना काफ़ी लेट शुरू किया था। आपने थोड़ा पहले शुरू किया होगा, 2-4 साल पहले, ठीक है। बट आज की डेट में जो मैं देखता हूँ कि यार मार्केट में एक्चुअली पेरेंट्स ऑल्सो जस्ट गिव आउट देयर आईपैड्स, फोन्स टू चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली आई बिलीव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हाउ डू वी रिड्यूस स्क्रीन टाइम, बिकॉज आई थिंक एक टाइम के बाद टेक्नोलॉजी अभी यहाँ तक पहुँच गई है, इट्स एक्चुअली बिकमिंग इरिटेटिंग समटाइम्स। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो मतलब आफ्टर 12th डिड यू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड देन स्टार्टेड? आपने जैसे कि डायरेक्टली लॉकडाउन लगा था और मैंने यूएस ड्रॉप शिपिंग चालू की थी, बट बजट बहुत कम था, इन्फ्लुएंसर के साथ किया था तो वो एग्जॉस्ट हो रहा था। लिटरली 15,000 के साथ 15,000 थे मुझे 10th स्टैंडर्ड में मिले थे। वो मिलता है ना 80% मिलने के बाद। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ 15 कैश Yes, प्राइस, yes. तो 15,000 बचे थे, तो वो मैंने लगाया। उसमें से 10,000 मैंने यूएस के लिए मतलब बचा के रखे थे, 10,000 लगाए और पता चला कि ज़्यादा बजट लगता है तो 5,000 बचे थे मेरे पास। तो मैंने लिटरली शॉपिफाई स्टोर बनाया और ड्रॉप शिपिंग से चालू किया 5,000 में से, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। आई थिंक शार्क टैंक में भी ड्रॉप शिपिंग कीवर्ड आपने बताया। हम लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है, बट मैक्सिमम लोग इंडिया में इसके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। एंड ड्रॉप शिपिंग भी काफ़ी ऐसा ही टर्म है जो इंटरनेट पे कोई रिसर्च कर रहा हो तो उसको तब दिखेगा, राइट। बट अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, उन्हें कुछ करना है लाइफ में, कहीं से स्टार्ट करना है। ड्रॉप शिपिंग जनरली काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेट पे, बट मेरे हिसाब से उसको अच्छे से लोग पिक्चर भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट बिजनेस बताते हैं, बट एक्चुअली होता नहीं ऐसा। सो यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एंड हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि यार ड्रॉप शिपिंग चीज़ क्या है। सो यार बेसिकली ड्रॉप शिपिंग मतलब आपके पास कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, आप सिर्फ एक वेबसाइट बनाते हो और वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और उसकी मार्केटिंग करते हो। मेटा पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो वहाँ से सेल्स जनरेट करते हो। तो आपके पास ऑर्डर्स आते हैं और आप इंडिया मार्ट, मतलब मैंने इंडिया मार्ट में से वेंडर फाइंड किए थे, तब उन्हें ड्रॉप शिपिंग लोगों को पता नहीं था। तो मैं बोलता था कि मैं आपको लेबल्स भेजूँगा, वो आपको सिर्फ पैक करके बॉक्स पे चिपकाने और मेरा डिलीवरी पार्टनर आके वो लेके जाएगा। फिर मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग कुछ भी नहीं, सब एक लैपटॉप पे काम होता है। इससे हेल्प होता है कि वी डोंट हैव लाइक हमें कैश नहीं इन्वेस्ट करनी पड़ती। लाइक वो लोगों के पास बल्क में रहता है, वी जस्ट सेंड जितने ऑर्डर्स है उतने, और उतने का ही हम पे करते हैं। सो इट्स गुड बिगिनर्स के लिए जो नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। सो इट्स अ फ्री थिंग काइंड ऑफ लाइक। सीखने को तो बहुत मिलता है। मतलब उस वक्त हमने 1.5 साल लगभग ड्रॉप शिपिंग किया था, तो उस वक्त हमने बहुत सारे मतलब ई कॉमर्स कैसे वर्क होता है, प्रॉफिट P&L कैसे स्टडी होता है, ये सब चीज़ें सीखी। मतलब स्टार्टिंग के लिए परफेक्ट है। एक बार सीखने के बाद फिर ब्रांड की जर्नी के बारे में मतलब हम मुड़े, ऐसा हमारी जर्नी हुई है। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अगर किसी को ये करना है, राइट, तो उसके लिए स्टेप 1 क्या होगा? पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी उसको? स्टेप 1 आपको प्रोडक्ट ढूंढना है, फिर शॉपिफाई पे लिस्ट करना है, फिर वेंडर ढूंढना है और एक अच्छे खासे क्रिएटिव्स ढूंढने और मिक्स करना है वीडियो एडिटिंग के साथ, और ऐड चलानी है। ऑर्डर्स आए तो प्रोसेस करना है, मतलब या 3-4 स्टेप में। लाइक जो हमने डे 1 से जो सीखा है और समझा है, जब तक ऑर्डर्स नहीं आते तब तक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट ना करें। सो मेजॉरिटी एड्स पे फोकस करो। वंस एक सेल जनरेट होता है, 2 सेल जनरेट, लाइक ट्रैक्शन आ रहा है, तभी प्रोडक्ट पे फोकस करो एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग दैट प्रोडक्ट, और कैसे जो कुछ जर्नी होगी वैसा। मतलब नॉर्मली 6-7 प्रोडक्ट में से एक विनर मिल जाता है, तो उसे आप स्केल कर सकते हो।
राइट। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे एस्पेक्ट समझ में आ रहे हैं. सबसे पहले है प्रोडक्ट और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करना. राइट. तो पहले पार्ट ए को पकड़ लेते हैं, प्रोडक्ट. राइट. तो प्रोडक्ट आपने जैसे बोला कि 6-7 प्रोडक्ट से एक विनर मिल जाता है, बट हाउ डज समबडी स्टार्ट? उसको ढूंढना कैसे है? हम जो एड्स दिखते थे हमें सोशल मीडिया पे, हम वही प्रोडक्ट्स देखते थे हमारे वेंडर के पास अवेलेबल है या नहीं, और जो ड्रॉप शिपिंग वाला वेंडर थे उनके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उनमें से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन से है वो लेके उनके एड क्रिएटिव शूट करते थे या ढूंढते थे और एड चलाते थे. और बेस्ट वे इज टू गो ऑन टू एड लाइब्रेरी. फेसबुक एड लाइब्रेरी रहती है, तो वहाँ पे कीवर्ड सर्च करने, फ्री डिलीवरी, COD अवेलेबल, ऐसे कीवर्ड से आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स. बट नीड वाले प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसका RTO कम होता है, रिटर्न टू ओरिजिन जो होता है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है. इसको और ब्रेक डाउन करते हैं. पहला पॉइंट, नीड वाले प्रोडक्ट क्या होगा आपके हिसाब से, और RTO चीज़, आई बिलीव इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत है. बड़ा बट ये RTO. चीज़ क्या है, ये भी जो कभी ई-कॉमर्स के बारे में बस सोच रहा है उसके लिए इसको So, डीमिस्टिफाई. मैं ये बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में हमारा 60% RTO था, और आज क्लैप स्टोर एक ब्रांड बन चुका, हमारा 6% तक आया RTO. 6%, मतलब हम वेरिफिकेशन भी नहीं करते अभी, तो ये यहाँ तक जर्नी हम लेके आए. तो स्टार्टिंग में क्या फर्स्ट क्वेश्चन था? ये प्रोडक्ट हाँ, जो need want. हाँ. सो बेसिकली नीड का मतलब नीड वाला प्रोडक्ट मतलब यूज़ है, सच में यूज़ है. फॉर एग्जांपल घर के किचन यूटेंसिल्स हो गए, फिर मतलब इम्पल्सिव ना हो. अगर आप फीड स्क्रॉल कर रहे हो और दिमाग में अरे ये अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहिए, फिर 2 दिन बाद मेरा माइंड चेंज हो गया कि यार वेस्ट जाएगा, पर वो वांट कैटेगरी में आएगा. फॉर एग्जांपल जब हमने चालू किया था तब लॉकडाउन था मेजॉरिटी, तो हम एक हेयर ड्रायर, वन शेप हेयर ड्रायर ये प्रोडक्ट बेचते थे. तो इट वाज कि जो लेडीज़ है या जो वुमेन है वो पार्लर नहीं जा सकते थे, सो उनका एक सोल्यूशन था कि वन शेप हेयर ड्रायर, कि घर पे ही एक हेयर ड्रायर है जो हेयर स्ट्रेट भी कर रहा था. तो दैट वाज वन ऑफ आवर विनर प्रोडक्ट इनिशियल डेज में, जब लॉकडाउन पे हम कर रहे थे. सो लिटरली जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, करंट प्रॉब्लम, दैट कैन बी द प्रोडक्ट्स विच कैन हैव लेस RTO लाइक ही सेड, और अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है उन प्रोडक्ट्स को. राइट. तो बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट ढूंढे, सबसे पहला क्वेश्चन दैट दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स इज, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. राइट. व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व? इफ दे कैन राइट अ गुड आंसर और वो कन्विंसिंग लग रहा है, बिकॉज सबसे लास्ट पर्सन टू लाई इज योरसेल्फ. आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते. राइट. तो अगर वो कन्विंसिंग आंसर है तब उसे कंसिडर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं. राइट. एंड एक और पॉइंट आया था इसमें, आई थिंक आपने कहा था भी इम्पल्सिव परचेज वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है, बिकॉज इंटरनेट पे जो जनरली नॉलेज, जैसे क्विक वीडियोस बनाते हैं कि यार आप अभी रात को बिजनेस बना लो और कल पैसे कमा लोगे, ठीक है, वो बोलते हैं यार इम्पल्सिव परचेज वाला पिक करो. राइट. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट इज अ बैड आइडिया, बिकॉज वो कुछ दिन काम करेगा, फिर लंबा काम नहीं करेगा. राइट. सो इम्पल्सिव परचेज वाले प्रोडक्ट भी एक बार बता दो कि यार वो क्या होता है. इम्पल्सिव प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपको अभी दिख रहा है कि एड्स दिखा आपने और आपको लगा कि हाँ मुझे अभी ये चाहिए, बट कोई नीड नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा, ये पकड़ लो आप अपना जितने भी फैड वाले प्रोडक्ट होते हैं, ये आया था ना वो रोलर, क्या बोलते हैं यार, सो फिजेट स्पिनर बीच में आया था. हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉपी एप्पल वॉच बेचते थे हम. उसमें लिटरली 1600 रुपीज़ का वॉच था, और हमें कैक 30-40 रुपये आता था. तो और कस्टमर वेरिफिकेशन के बाद 50-60% RTO आता था उसका. लाइक दैट वाज अ इम्पल्स प्रोडक्ट, कि इवन दो हम वेरिफिकेशन कर रहे थे उससे 10-15% ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे, प्रोडक्ट्स हम 2 days में भेज रहे थे, वो छोड़ के भी 50% RTO था. लाइक दैट वाज अ ह्यूज नंबर, बिकॉज ये इम्पल्स प्रोडक्ट था. लोगों को अच्छा दिख रहा था ऐड पे, अरे वॉच है, फर्स्ट कॉपी वॉच है, एप्पल का वॉच अच्छा है, बना दिया, ग्राफिक अच्छा बनाया तो बिक रहा है, वो बिक रहा था, बट रिटर्न आ रहा था. तो ये इम्पल्स प्रोडक्ट का ये प्रॉब्लम है कि रिटर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं अगर वो लाइक नहीं होगा अच्छा. तो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी है कि ठीक है, आपने मेटा एड्स अच्छी से सीख लिए टेक्निकली, आपने क्रिएटिव्स बनाने का पूरा स्केल अच्छे से सीख लिया, या फिर आप कहीं से अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे हो एंड यू नो कि भाई दिस इज गुड, दिस इज एवरेज, दिस इज बैड. राइट. आपने वो नेल कर लिया एंड यू आर एबल टू गेट ऑर्डर्स, बट बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है. राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार प्रोडक्ट सही स्टिकी होना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे आई बिलीव लॉन्ग रन में देयर हैज टू बी कि यार ब्रांड बना रहे हो, कुछ तो कस्टमर आके वापस से खरीदे. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहता हूँ. अगर आपको ई कॉमर्स में सक्सीड होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है
product research. Once you nail this and find product market fit, then you can also scale your e-commerce business very easily. And इस step में आप सबकी help करने के लिए I have personally developed a 3-stage product research system जिसे use करके आप सब भी अपना खुद का winning product ढूंढ सकते हो. इस प्रोडक्ट रिसर्च सिस्टम को आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में सीख सकते हो, जो एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम है विद ओनली 15 सीट्स एवरी मंथ. अगर आपको हमारा करंट या अपकमिंग बैच ज्वाइन करना है तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और विजिट indiaman.co/course. लेट्स गो बैक टू द वीडियो नाउ. बट एक जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज और बड़ा रेड फ्लैग इस मार्केट में रहता है ई कॉमर्स के अंदर है वो RTO, राइट, रिटर्न टू ओरिजिन. सो लेट्स डिस्कस दिस अ लिटिल बिट. ये बता दो यार क्या है एंड कितनी बुरी चीज़ है. बहुत एक टाइम पे जब हम लाइक वॉचेस का कर रहे थे, दिस वाज अ नाइटमेयर फॉर अस. RTO इज बेसिकली रिटर्न टू ओरिजिन, जिसमें हम प्रोडक्ट शिप करते हैं हमारे एंड से, डिलीवरी बॉय लेके भी जाता है बट कस्टमर दरवाजे से वापस भेज देता है. सो ऑल द कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट जो इन्वेस्ट होती है, दैट इज अ सम लाइक जो कॉस्ट इन्वेस्ट होती है दैट इज अ काइंड ऑफ अ लॉस. फॉरवर्ड जो चार्जेस है, रिटर्न जो चार्जेस है, दैट्स कंप्लीट लॉस हमारे एंड पे. सो इट इज अ नाइटमेयर फॉर एनी बिजनेस एंड वो कंट्रोल करना ही मेन लाइक इनिशियल गेम है, करना चाहिए. वो थ्रेशोल्ड आपको पता होना चाहिए कि कितना RTO मेरे पास मेरे लिए सस्टेनेबल है. राइट. तो इसको समझते हैं. आई थिंक आप लोगों ने अभी 60% से 6% तक क्लैप स्टोर के लिए ला लिया है, राइट. सो फॉर समबडी लिसनिंग एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए उनकी RTO. मोस्टली जनरली पीपल व्हेन दे स्टार्ट RTO खराब ही रहता है, स्पेशली इंडिया के अंदर, राइट. US मार्केट जब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, उसमें वी कैन एब्सोल्युटली मेंटेन इट बिलो 10% इन नॉन फैशन कैटेगरी, विच इज़ क्रेजी. मतलब वहाँ पे क्या है कि लोग ना सोच के ऑर्डर करते हैं. इंडिया में सोचते हैं बट उनको एक कंफर्ट रहता है कि यार मैं ऑर्डर करूंगा या करूंगी एंड देन बाद में नहीं पसंद आया तो आई विल रिटर्न इट, या फिर जिस दिन आया उस दिन मूड अलग है तो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे. करेक्ट. सो RTO कम करने की पूरी फ्रेमवर्क या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? व्हाट आर द पिन लाइक एरियाज जहाँ पे किसी को फोकस करना चाहिए? सो नंबर 1 आपको तो प्रोडक्ट नीड वाला चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो फिगर आउट कीजिए. दूसरी बार आप कॉलिंग कीजिए कस्टमर को. अभी तो चेकआउट भी आया अच्छे, वो यूज़ कीजिए, वो सेकंड हो गया. थर्ड कॉलिंग कीजिए स्टार्टिंग में, और ये 3 चीज़ें से हो जाएगा ऑप्टिमाइज RTO. और प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए. अभी इंडिया में बिजी बोर्ड कोई बेच नहीं रहा D2C में, तो इसलिए प्रोडक्ट यूनिक है तो RTO कम हो रहा है हमारा. और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कुरियर पार्टनर भी बहुत मैटर करता है इस चीज़ में, बिकॉज फेक रिमार्क्स, फेक RTOs ये भी बहुत होते हैं इंडिया में. सो जो कुरियर आप यूज़ करो दैट मस्ट बी अ टॉप टियर, लाइक ब्लू डार्ट हो या डिलीवरी हो या एक्सप्रेस भी हो. दीज आर सम टॉप 3 कुरियर्स जो जिनका RTO कम है कंपेयर टू अदर डिलीवरी पार्टनर. सो या कुरियर इज ऑल्सो मतलब स्पीड नेक्स्ट डे में डिलीवर दे देता है वो, तो सोचने का टाइम ही नहीं, कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है. राइट. तो स्पीड मेट्रो ऑफ सिटी डिलीवरी में इंपॉर्टेंट है. नीड हो गया, स्पीड ऑफ डिलीवरी, आप चेकआउट अच्छे से वो देखो, और वेरिफिकेशन. 4 चीज़ें से हो जाएगा ऑप्टिमाइज. वेरी गुड. आई थिंक जो आपने डिलीवरी पार्टनर की बात की, यहाँ पे इंडिया में एक चैलेंज रहता है. काफ़ी सारे जो सेलर्स हैं जब प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट में एंड दे हैव दिस कंप्लेन, और मैं लिटरली मेरे ना हर ऑल्टरनेट डे 2-3 कॉल होते हैं कंसल्टिंग वाले. तो लोग Tier 2, Tier 3, Tier 4 से भी ट्राई कर रहे हैं बट उनको हमेशा एक वो फेक प्रोडक्ट रिटर्न में आ जाता है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स, राइट. तो ये प्रॉब्लम लोग कैसे एड्रेस करते हैं? ये प्रॉब्लम आपके बिजनेस में या कभी पास्ट में आया था? पास्ट में आया था, वॉचेस कर रहे थे तब. तो फेडेक्स के साथ मतलब क्या स्पीड शैडोफैक्स के साथ बहुत मतलब 100-150 वॉचेस गायब हो गए थे. या अगेन यहाँ मैटर करता है कुरियर कंपनी कैसे, बिकॉज मे बी ब्लू डार्ट के पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, या इवन दे हैव अ गुड सैलरी फॉर देयर डिलीवरी बॉयज, तो उनको ये करने का नीड नहीं होता. बट अगर आप लोअर ब्रैकेट में गए कुरियर्स के, शैडोफैक्स हो या और कोई हुआ, दे हैव अ लिटिल लेस सैलरी. उसकी वजह से फेक प्रोडक्ट्स भेजना या ब्लैंक बॉक्सेस भेजना इज अ बिग थिंग, इस होना पॉसिबल ज़्यादा है. राइट. तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, एज अ पर्सन मैं अगर इसको स्टडी करूँ तो आपका जो कोरियर पार्टनर है उसकी ऑन ग्राउंड टीम और SOPs कितने अच्छे हैं, राइट. उनका कितना सॉर्टेड सिस्टम है, प्लस उनके एम्प्लॉयज़ का टेक्निकली कितने अच्छे से उनको पे किया जा रहा है. बिकॉज
अगर वो नहीं होगा उस चक्कर में आपको वो कम कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं बट वो लो वेज में किसी को हायर कर रहे हैं और उनके मोटिवेशन से अलग कुछ है, राइट। वो लॉन्ग टर्म के लिए शायद काम भी नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए काम करेंगे और वो कहीं ना कहीं कुछ एक हैक या कुछ ढूंढ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे और हमारे बिजनेस का इस कोने में नुकसान हो रहा है, राइट। आपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल से स्टार्ट किया था बट लेटर ऑन यू हैड अ प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया था शार्क टाइम में कि यार एड्स कॉपी होने लग गए थे, राइट। और ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली बिकॉज इंटरनेट पे लोग सीख लेते हैं और वो एक क्विक तरीके सीखते हैं और क्विक तरीके कॉपी कर लेते हैं, राइट। उनका कुछ होता नहीं है बट एक्चुअल बिजनेस का भी नुकसान होता रहता है। सो ये एड कॉपी करने वाली जो प्रॉब्लम है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम में, कैसे फिर उसको हैंडल किया आप लोगों ने? सो ड्रॉप शिपिंग के बाद हम इन्वेंट्री होल्डिंग पे आए। ड्रॉप शिपिंग में भी हमें प्रॉब्लम दिखी, जो आरटीओ आते थे तो वो क्रॉस वेरीफाई नहीं हो रहे थे वेंडर के साथ, तो वेंडर हमें क्रेडिट नोट देता था, मतलब तो उससे वो कम वाला क्रेडिट नोट देता था, हमारा नुकसान हो रहा था। तो हम इन्वेंट्री होल्डिंग पे आए, तो इन्वेंट्री होल्डिंग में करने लगे, फिर हम उसी में टॉयज़ बेचने लगे, जेनरिक टॉयज जो इजीली मार्केट में अवेलेबल थे। इन्वेंट्री होल्डिंग डिफाइन कर दो एक बार। इन्वेंट्री होल्डिंग मतलब हमने वेयर हाउस लिया, वहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर करने लगे, पैकिंग करने लगे, खुद से लेबल लगा कि डिस्पैच करने लगे। तो आपने इन्वेंट्री खरीदी? हाँ, बल्क से हम इन्वेंट्री लेने लगे एंड वी हैड अ स्टोरेज यूनिट और हमें पैकिंग और सब करने लगे। सो दिस वाज द सेकंड स्टेज, लाइक ड्रॉप शिपिंग के बाद इन्वेंट्री होल्डिंग। तो उसी बीच में हम हमारे खुद के क्रिएटिव शूट करते थे ऑफिस में, तो बच्चे आते थे, तो किड्स का प्रोडक्ट था तो हमने शूट किया, वो प्रोडक्ट अच्छा खासा चलने लगा और उसमें हमने लकीली देखा कि उसमें प्रीपेड ऑर्डर ज़्यादा आ रहे थे, आरटीओज कम थे, तो हमने ओवरऑल टॉयज़ में ही शिफ्ट किया हमारा पूरा बिजनेस। तो धीरे धीरे स्केल करते गए, एक पॉइंट था मतलब अच्छा स्केल कर रहे थे, फिर वो प्रोडक्ट इजीली कॉपी होना, मतलब ऐड सेम टू सेम लोग हमारे यूज़ कर रहे थे सारे और अभी भी यूज़ कर रहे हैं। सो दिस वाज द टाइम जब सेकेंड लॉकडाउन था एंड हमारे एक नेबरहुड में बच्चा है, तो ही वाज द वन जो लॉकडाउन चाइल्ड था और लाइक उस सेकेंड लॉकडाउन के वो ही वाज अराउंड 3 years, तो वो इतना फ़ोन यूज़ कर रहा था, खाते वक्त फ़ोन, टीवी पूरा दिन, एंड इवन नीचे जब हम वॉक करने या टेरेस पे जाते थे यूजुअली वॉक करने, लॉकडाउन था तो वहाँ भी वो फ़ोन ही देखता था एंड इट वाज सो लाइक बहुत डर लगने लगा हमें बिकॉज हम भी इतना फ़ोन नहीं यूज़ करते उतना वो यूज़ कर रहा था। सो दैट वाज अ ट्रिगर कि कुछ तो करना चाहिए और उस टाइम एक टॉयज लाइक एक टॉय था वो हम बेच रहे थे और वो हमने उसे दिया एंड वो पूरा दिन वो ही खेलता रहा। उसके मतलब जो हमारी पास पड़ोस वाली आंटी उन्होंने हमें कॉल किया, शाम को यश को कॉल किया और शी वाज लाइक कि उसने सुबह से फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, वो सिर्फ वही टॉय खेल रहा है एंड वो लाइक क्या दिस इज द प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व, क्योंकि अगर ये जनरेशन ऐसी हो गई सो देयर इज नो ब्रिंगिंग देम बैक और फिर दिस विल कंटिन्यू नेक्स्ट जनरेशन एंड स्क्रीन्स का जो प्रॉब्लम अडल्ट्स में फेस करते थे अब हम बच्चों में भी फेस करने लगे लॉकडाउन की वजह से। दैट्स व्हाई द ट्रिगर कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट कुछ तो करना तब से हमारा विजन स्टेटमेंट बना कि हमें बच्चों का माइंडलेस स्क्रीन टाइम कम करना है, कि क्योंकि बच्चों को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी पेरेंट्स शॉर्ट टर्म के लिए शांत बैठने के लिए मोबाइल दे देते हैं बट उन्हें लॉन्ग टर्म का पता नहीं, कि लॉन्ग टर्म मतलब उसे 10 सेकंड में पूरा इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं एक रील में। अगर लॉन्ग टर्म में जाए और लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व कैसे करेगा, मतलब इधर 10 सेकंड में तो पूरे इमोशंस मिल रहे हैं तो वो 10 सेकंड में तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो पेरेंट्स को ये समझ आना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमारा हार्मफुल है, मतलब दूर रखना चाहिए। इवन हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ पेरेंट्स को नहीं देना है फ़ोन बट दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन, लाइक वो रो ही रहा है और उसको अभी आदत पड़ी गई तो देना ही है उनके लिए। वो सबसे लोएस्ट फ्रिक्शन ऑप्शन है ज़्यादा टाइम पॉकेट से निकालो और दे दिया कुछ खोल के, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स है वो दिन भर लाइक दे आर वर्किंग, घर पे आ रहे हैं, उनको थोड़ा घर पे पीस चाहिए, सो मे बी दिस इज द सॉल्यूशन दे आर मूविंग टू, बट वही तो चेंज करना है अभी, दैट वही उस मिशन पे है हम अभी। राइट नहीं, सॉलिड। आपने बताया कि आपने इन्वेंट्री होल्डिंग शुरू की, ठीक है, फिर क्रिएटिव्स और ये सब वहीं पे आप शूट कर रहे थे। टॉयज में क्रिएटिव्स कॉपी होने लगे और स्केल भी बहुत बड़ा था और कुछ कंप्यूटर सेम क्रिएटिव यूज कर रहे थे, तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं डिलीवर कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे। तो फेसबुक क्या करता है, कस्टमर को फीडबैक नोटिस भेजता हो कि इस पेज से आप ऑर्डर किया था, आपको कैसा फीडबैक लगा बीच में, तो वो बहुत निगेटिव फीडबैक आता गया, तो कस्टमर फीडबैक स्कोर नीचे गया और हमारा फेसबुक BM बैन हो गया, तो हमारा डे 2 पे बिजनेस पूरा ठप आ गया था। तो तब हमने सोचा कि कुछ एंट्री बैरियर होना चाहिए कुछ। अच्छा नहीं, एक मिनट, इसमें आपके एड्स कोई कॉपी कर रहे हैं
और उसके वजह से आपके बिजनेस का आपके अकाउंट बंद बिजनेस हो गया। बैन हो गया क्योंकि और एक जो एड है जो हमने शूट की थी, हमने एडिट की थी, वो अभी तक यूज हो रही है। मैजिक बुक करके एक प्रोडक्ट है, उसकी एड अभी तक यूज हो रही है, जो हमने शूट की थी हमारे ऑफिस में। और स्टिल लाइक कुछ कुछ जो ऐसे फेक ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी आज भी यूज करते हैं और प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं। दैट वाज द इशू हमने जब फेस किया और बीएम बैन हुआ था। राइट राइट राइट। तब हमने सोचा कि यार ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एंट्री बैरियर लाने के लिए हमने पूरा मार्केट रिसर्च किया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ग्लोबली बिजी बोर्ड कैटेगरी पसंद मतलब नज़र आई और अच्छा खासा स्केल कर रहा था अमेजोन। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बचपन में नॉलेज था, बचपन में यूट्यूब चैनल था, कुछ ना कुछ करता था। तो मैंने घर पर ही बनाया प्रोडक्ट, MDF शीट लाया, लेज़र ये किया, कट किया और सब स्विचेस लगाए, LEDs लगाया और कलर करके उस बच्चे को खेलने के लिए दिया। और वही एड क्रिएटिव शूट करके मेटा पे चले। दूसरे दिन से ऑर्डर आने लगे। सो वी वर लाइक ऐसा कि इतना रॉक करके भी ट्रैक्शन आ रहा है इस प्रोडक्ट को, सो व्हाई नॉट टेस्ट इट। लाइक जो स्टार्टिंग में बोला था कि पहले वी सॉ कि ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद हमने प्रोडक्शन को वो लिया। सो वी स्टार्टेड इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग हमने घर से ही चालू कर दिया उस प्रोडक्ट का। इसको बेसिकली एक MVP बोल सकते हो, हाँ, राइट? मिनिमम yes, वायबल प्रोडक्ट। एक सिंपल सा आपने वर्जन बनाया और फोकस इस पे किया कि ठीक है, लेट मी पुट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, और फिर देखते हैं कि रिएक्शन कैसा आता है। क्या ऑर्डर आ रहे हैं? ऑर्डर आएंगे मतलब 1-2 ऑर्डर आएंगे तो आप कैंसिल कर सकते हो, आप बोल सकते हो यार थैंक यू फॉर दी ऑर्डर। 10-15 ऑर्डर लिए थे। हाँ, टोल्ड देम कि अभी थोड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, थोड़ा वेट करोगे क्या? तो उनमें से मेजोरिटी पेरेंट्स रुकने के लिए भी तैयार थे। सो दैट वाज अ विनिंग थिंग कि हाँ। तो ये अच्छा एक फ्रेमवर्क है, राइट? समबडी इफ दे आर थिंकिंग कि यार मुझे ये रैंडम सा प्रोडक्ट है एंड मुझे लगता है कि ये चलेगा, सो आई थिंक उनको सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए। या तो वो प्रोडक्ट कहीं से सोर्स कर ले या तो खुद से बनाओ अगर वो बन सकता है, एंड ट्राई टू सॉर्ट ऑफ मेक अ वीडियो एड। और कॉस्ट भी नहीं लगती, मतलब आप 2-3 हज़ार में आप प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो। शॉपिफाई का 14 दिन का फ्री ट्रायल है, मेटा पे आपको 2-3 हज़ार इन्वेस्ट करने हैं। फोटोग्राफ आपको अलीबाबा से मिल जाएंगे, तो क्या ही मतलब टाइम ही जाएगा। मतलब एंड अभी बहुत AIs भी आ गए जो फोटोज की हेल्प कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड निकालना वो सो वेरी इट हैज बिकम वेरी इजी, तो एनीवन कैन डू इट। एंड तो एक बेसिक सेटअप करके दे शुड स्टार्ट इट। 5,000 बहुत हो गया मतलब टेस्ट करने के लिए, अगर आपको ये चीज़ चल रही कि नहीं। मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा लगता है अगर अच्छा गाइडेंस तो मिले। इसमें काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है यार, एड्स कैसे चलाना है, राइट? जो एक अपने आप में एक बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है वैसे तो, ठीक है, बट एक बेसिक्स क्या क्लियर होने चाहिए किसी के? बेसिक टर्म्स होने चाहिए कि आपका पहले तो प्रोडक्ट का डेटा होना चाहिए कि कितना RTO आ रहा है। पहले तो मतलब सब डेटा होना चाहिए कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मैं मार्केटिंग में कितना थ्रेशोल्ड रख सकता हूँ मेरे कैक के लिए। ये सब थ्रेशोल्ड आपको पता होना चाहिए, तो उस पर तक से आप एड्स चला सकते हो। और एड्स डैशबोर्ड के अंदर बोले तो हम CTR देखते हैं, मतलब बंदा कितने % क्लिक हो रहा है, कैक देखते हैं, ROAS देखते हैं। हमें थ्रेशोल्ड पता है कि इससे ज़्यादा गए तो हमें क्रिएटिव चेंज करना है। और यार एड्स में मैं बोलूँ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है, मतलब नैरो टारगेटिंग वगैरह, बट अभी जब स्केल पे काम करते हो तो पूरा एडवांटेज प्लस पे ही जाता है। आपको क्रिएटिव लेवल पे काम करना पड़ता है, तब आप ऐड के लिए एक्सपीरियंस बंदा रख सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको क्रिएटिव्स के लिए काम, मतलब क्रिएटिव्स तगड़े बनाने हैं आपको। क्रिएटिव तगड़े बनाने हैं, एक डिसेंट टारगेटिंग सेट करनी है ताकि वो मैप हो पाए उससे। फॉर एग्जांपल आपके केस में आप पेरेंट्स को शायद टारगेट कर रहे थे, तो स्केल पे सब ब्रॉड पे ही चलता है, क्रिएटिव्स का गेम है सब। राइट राइट। सो क्रिएटिव्स आपने जैसे कि शूट करना शुरू किया था, राइट? तो वो चीज़ कैसे खुद को सीखी और ये कहाँ से पता चला यार क्रिएटिव शूट करना पड़ेगा? फन फैक्ट, यश ने मार्केटिंग पूरा यूट्यूब से सीखा है। सब शॉपिफाई का सब यूट्यूब से सीखा है मैंने। वी हैव नेवर किसी कुछ कोर्स किया, कुछ ऐसा कुछ नहीं। जो यूट्यूब पे था वो पहले सीखा, इनकलकेट किया, एक्सपीरियंस किया, उससे थोड़ा फेल भी हुए, एंड फिर उस फेलियर से सीख के अगेन वी ट्राइड अगेन, और जो मिस्टेक्स पहले किए थे वो रिपीट नहीं किए। सो इस हिसाब से क्रिएटिव, लाइक पहले हम जो क्रिएटिव शूट करते थे वो बहुत लाइक थोड़ा एंगल्स अच्छे नहीं थे, लाइक जो हम सबटाइटल चलते थे, म्यूजिक यूज करते थे, थोड़ा ऐसे ऐसे था। बट जैसे जैसे हम टेस्ट करने लगे तो ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करने लगे, या शॉर्ट्स थोड़ा रॉ रखने लगे, या थोड़ा अगली लुक रखने लगे, बिकॉज वो ऐसा लगना चाहिए ना कि वो रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐड हुआ तो मे बी थोड़ा कम कन्वर्सेशन का चला, मोबाइल से ही शूट कर मोबाइल से शूट करते हैं, अभी तक हम मोबाइल से ही शूट करते हैं। सो थोड़ा रॉ रखना, सबटाइटल्स एक अच्छा यूज करना, म्यूजिक ट्रेंडिंग यूज करना, वो सब हम लाइक सीखते सीखते, लाइक करते करते सीखे। राइट राइट राइट। हाँ, काफ़ी सारे लोगों को लगता है यार कि ऐड बनाने में बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बट उसका ऑपोजिट काम करता है।
बिकॉज आप जितना सिंपल रखोगे उनको लगेगा यार ये कंटेंट देख रहा हूँ मुझे सही लग रहा है. फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक्चुअल में कंटेंट बनाता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो आप उसके वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाते हो और ले लेते हो, राइट. सो उसी तरीके से शायद व्हेन यू आर ऑपरेटिंग अ बिजनेस ऑल्सो शुरू में जितना सिंपल हैकी तरीके से अगर अपन ऐड बना सकें. ऑफ कोर्स आई बिलीव बेसिक्स मेरे हिसाब से साउंड सही होना चाहिए, ट्रेंडिंग या फिर एक क्लैरिटी भी होनी चाहिए अगर कोई बोल रहा है, एक फ्लो दिमाग में बैठा तो हो जाएगा. फ्लो होना चाहिए कुछ क्लियर, स्टोरी शायद डेवलप होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, मतलब या तो आंखों से समझ जाएगी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है या तो कोई वो क्रिएटिव मुझे बता रहा है, राइट. एंड आई बिलीव लाइक ओवरऑल जनरली लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए. वही लाइक मे बी कैटेगरी टू कैटेगरी भी डिफर करता होगा, बट फॉर आवर कैटेगरी इट हैज बीन थोड़ा रॉ रखो तो अच्छा है. मतलब हमारे लिए ये वर्क हो रहा है. मतलब एक नॉर्मल फ्लो रहना चाहिए, स्टार्टिंग में हुक होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट क्या है, फिर लास्ट में CTA और बीच में ऑफर देना है. मतलब ये हमारे लिए वर्क हो रहा है क्रिएटिव का फ्लो. और 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्रिएटिव. अभी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है शुरू में, राइट. गॉट इट. आपने ड्रॉपशिपिंग के बाद इन्वेंट्री होल्डिंग मॉडल में जब मूव किया तो वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा होगा, तो उस टाइम में मतलब कितना इन्वेस्ट किया था और ये पूरा अर्नड मनी था कि कहीं से फिर बोरो? ये स्टार्टिंग में हमने जब ड्रॉप शिपिंग किया था तब वेरीफाई होता चल रहा है 5,000 में से, मतलब मैंने यूज़ किया. फिर ओवर द पीरियड माय डैड हेल्प मी, दे इन्वेस्टेड सम अमाउंट, तो वही रोटेशन करते 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 हम इन्वेंट्री होल्डिंग पे आए. या सो कैपिटल से कैपिटल लाइक जो प्रॉफिट होता था हम री इन्वेस्ट करते, प्रॉफिट होता री इन्वेस्ट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7-8 लाख बोल सकते हो, सिर्फ तब से आज तक कभी तक नहीं लिया. तो वहाँ से शुरू हुआ था, फिर आपने रोटेशन अच्छे से रोटेशन अच्छे से, ठीक है. एंड वो रोटेशन भी शायद तब हो पा रहा था जब आप यूनिट इकोनॉमिक्स या प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे. राइट. वो नंबर स्टार्टिंग में हमें, मतलब हम जब अकाउंटेंट वो कीबोर्ड दबता था एक्सेल में, हम घबरा गए थे. तो वेदांग ने ठान लिया कि मुझे एक्सेल मास्टर करनी है. तो तब से नंबर्स पे ही हम फोकस करते हैं. इमोशनल नहीं जाते. नंबर्स इज द, मतलब नंबर्स ही बिजनेस को खड़ा करते हैं. जब ड्रॉप शिपिंग करते थे उस टाइम हमने एक MI शीट किया था, जो ये समझ एक्सेल सीखा था मैं, और घर पे जो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के जो थिंग्स होते हैं वो सब नोट डाउन किए. और हमारे बिजनेस में एग्जैक्टली हमें क्या, हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है या कहाँ सेव कर सकते हैं, वो एक शीट पे डाला. और वही MI शीट हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं. और जब हम अभी बाहर लोगों से बात कर रहे हैं तो यही पता चल रहा है कि लोग भी यही यूज़ कर रहे हैं. सो जो MI शीट हमने डेवलप किया है दैट इज़ द वन अभी जनरलाइज यूज हो रहा है. लाइक नॉट हमने बनाया वो, बट दैट इज़ द वन दैट इज बीइंग जनरलाइज. सो मे बी थोड़ा सीखते सीखते करे इसलिए एक्सपोजर ज़्यादा मिला एंड वी लर्नड व्हाट वी लर्नड. ऐसा, राइट. यार मैं हमारी कम्युनिटी को ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि यार एक्सेल से ज़्यादा पावरफुल स्किल नहीं है, ठीक है. और ये चीज़ मैंने अपने एक इंटर्नशिप में सीखी थी, क्योंकि एक्सेल के अंदर फिर एक तभी हम कोडिंग वोडिंग भी करते थे, VB स्क्रिप्ट में ऑटोमेशन डेवलप करते थे. तो वो सब मैंने किया था, तब मुझे पता चला यार दिस इज़ क्रेजी. एंड माई जर्नी ऑफ ई-कॉमर्स स्टार्टेड ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेल. बट यार आप बता दो कि आपने फिर एक्सेल सीखने में फोकस किया. हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सेल एज अ स्किल? सो शुरुआत हुई, हम हमारे लाइक अगेन पहचान वाले अकाउंटेंट के पास गए थे और वो विल लुकअप लगा के टैब्स चेंज कर रहे हैं, फास्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, माउस यूज नहीं कर रहे थे. आई वाज सो बिजी. माउस कैसे नहीं यूज कर रहा है? हाँ, और इतना फास्ट और ये जोर से दबा देना अकाउंटेंट बहुत. एंड आई वाज सो क्रेजी कि मुझे ऐसा लाइक डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये तो सीखना है बिकॉज ये एसेंशियल. अगर ये लोगों को दैट इज हिज जॉब एंड ही इज डूइंग इट परफेक्टली, बट हमारे बिजनेस के लिए ये हमें आना चाहिए. इसलिए आई वेंट होम और गूगल यूट्यूब कर दिया. उस टाइम एक 12 सीरीज का एक इंडियन गाय, ही इज़ अ वेरी फेमस, लाइक बहुत सब्सक्राइबर्स हैं उनके, नाम नहीं याद है मुझे. सो उनका एक्सेल का कोर्स था, वो मैंने 12 लाइक ये कर दिए और पहली शीट बनाई. सो उससे पहले हमें यूनिट इकोनॉमिक्स जो हम करते थे और उसके बाद के यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत डिफरेंस. एंड दैट इज द टाइम वी अंडरस्टूड कि एक्सेल का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं है बट बिजनेस ग्रोथ के लिए है. लाइक नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड नंबर्स बट टू ग्रो अ बिजनेस. एक्सेल इज द लाइक फाउंडेशन, जो बिकॉज दोनों का लाइक हमारा कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है. आई एम लाइक साइकोलॉजी पढ़ा है, BBA पढ़ा है. सो वी नीडेड समथिंग एंड एक्सेल वाज द आवर थर्ड को फाउंडर जिसने हमें, तब ये 12th में ही था. उस टाइम मैं 12th में था. तो थोड़ा मैथ्स अच्छा लगता था, इसलिए आई लाइक थॉट कि ये करते हैं. तो थर्ड फाउंडर हमारा एक्सेल था, हु हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड ग्रोथ.
सॉलिड। अभी आपने बताया था कि एक्सेल आपने सीख लिया और वहाँ पे सब कुछ लिख दिया बेसिकली, सारे एक्सपेंसेस, इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ। इससे क्या फ़ायदा होता है? व्हेन यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग प्रॉपर्ली, इससे क्लियरिटी क्या होता आती है? है, क्लियरिटी आती है, हाँ। क्या करना है क्या नहीं करना है, उल्टा क्या नहीं करना है वो क्लियर हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है, आरटीओ बहुत कम है, कैश बहुत फास्ट मूव है, कैपिटल गेन हो रहा है, बैंक में पैसा है, हमें लग रहा है कि यस दिस विल बी द प्रोडक्ट जो हम स्केल कर सकते हैं। बट जब हम एक्सेल पे ये चीज़ डाले तो हमें पता चला कि उसका शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इवन दो कैपिटल आ रहा है एंड आरटीओ कम है, बिकॉज उस टाइम हम सिर्फ आरटीओ के बारे में सोचते थे, आरटीओ कम है, कैपिटल आ रहा है, बट हमें ये पता नहीं चल रहा था उसका शिपिंग कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन खा रहा है। तो वी स्केल दैट प्रोडक्ट फॉर 3 मंथ्स, हेयर ड्रायर था, और हमें 3 महीने बाद पता चला कि अरे तब बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ, कि ये प्रोडक्ट तो लॉस कर रहा है, इवन दो बैंक में पैसा आ रहा है, कैश मूव हो रहा है, स्केल हो रहा है, बट वेट Excel डिस्प्यूट की लगा वजह से- देते थे बाद में बहुत सारे कंपनीज। हाँ, तो शिपिंग में ज़्यादा जा रहे थे, तो ये हमें एक्सेल की वजह से पता चला। तो पिक्चर, क्लियर पिक्चर, वाइडर पिक्चर चाहिए आपको आपके बिजनेस के बारे में, एक्सेल इज द सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड इट। तो एक्सेल की हम बात कर रहे थे, तो एक्सेल लाइक हाँ, सो प्लॉट किया आपने, उससे आपको पता चल गया कि यार क्या हो रहा है, लाइक शिपिंग किसी में ज़्यादा आपको लॉस कर रहा था वो प्रोडक्ट, आपको फिगर आउट हुआ। एंड आई थिंक यही पावर है कि यार व्हेन यू प्लॉट एवरीथिंग, तो आपको दिखेगा कि यार कौन सी चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कंट्रोल करना चाहिए, कौन सी चीज़ ऑप्टिमली चल रही है, राइट। एंड इसी को हम शायद यूनिट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं एक तरीके से, राइट। सो यूनिट इकोनॉमिक्स भी एक टर्म है, फॉर एग्जांपल आई थिंक इंडिया ने उसे शार्क टैंक में सीखा है, मैं तो ये बोलूँगा, बिकॉज वो क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा लोग तक पहुँच रहे हैं। उसके पहले लोगों को यूनिट इकोनॉमिक्स सिर्फ बहुत कम लोगों को पता होता था, जो एक्चुअल में बिजनेस कर रहा है उसी को होता है पता। सो इसके बारे में भी एक एक्सप्लेनेशन दे दो यार, यूनिट इकोनॉमिक्स आपके पीओवी से क्या होता है, बिकॉज यूर इन ई कॉमर्स। तो बेसिकली कॉस्टिंग आपको मतलब कॉस्टिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, मतलब प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, मार्केटिंग में क्या जाता है, क्या बचता है, तो ये सब ब्रेकडाउन्स को यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो इट इज़ लाइक कि मेनली हम आपका कॉक्स, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, फिर उसके बाद आता है शिपिंग का जितना कॉस्ट रहेगा, और उसके बाद आता है मार्केटिंग का, उसके बाद आते हैं आपके फिक्स्ड एक्सपेंस, और उसके बाद मे बी अगर आपका कोई सैलरी सिस्टम हो गया वो तो फिक्स एक्सपेंस आएगा, और उसके बाद प्रॉफिट EBITDA जो रहता है। मिसलेनियस एक्सपेंस हम हाँ, CM1 हाँ। CM2 वगैरह नहीं लेते, ऐसे ही प्लॉट करते हैं हमारा हाँ, यूनिट like- इकोनॉमिक्स। हाँ, लाइक हाँ, हम तो ऐसे डायरेक्ट ही प्लॉट कर देंगे, कॉक्स, शिपिंग, मार्केटिंग, मिसलेनियस जो होगा, फिक्स्ड एक्सपेंस, और EBITDA, और EBITDA के बाद पैट आता है, बट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस चीज़ों में एक यूनिट इकोनॉमिक्स डाइवर्सिफाइड है। शिपिंग आप कर रहे हो, बहुत सारे SKUs है, अभी कितने SKUs है आपके पास? 12 है अभी total 12 में। SKUs है, राइट। एंड योर शिपिंग, एंड आपने काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी फुलफिल किए हैं। शिपिंग के ऊपर क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आपने, क्या क्या नए नए इंसाइट्स निकल गए हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस? शिपिंग के तो मेजरली सॉफ्टवेयर जो हमने, सबसे पहले हम डिलीवरी क्लाइंट पैनल यूज करते थे, सबसे अच्छा, डिलीवरी का? हाँ, इफ आई एम अलाउड टू से सबसे बकवास पैनल। लिटरली मैनुअली मैं नोटबुक पे लिखता था, एक एक ऑर्डर क्रॉस करता था, फिर शिप करता था, क्रॉस करता, फिक्स शिप करता, बिकॉज बल्क ऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं था। ये 3 साल पुरानी बात है, आप हाँ, बहुत ऑप्टिमाइज किया, हाँ, optimize बहुत किया। ऑप्टिमाइज किया होगा। उसके बाद हम निम्बस पोस्ट पे शिप हुए, द बेस्ट डैशबोर्ड, सबसे फास्ट, सबसे आई वुड से रीजनेबल एंड कॉस्ट सेविंग, बट उनका भी थोड़ा इशू था, थोड़ा वेट डिस्क्रिपेंसी वगैरह। और ना अभी हम यूज़ कर रहे हैं शिप रॉकेट। तो क्लाइंट पैनल से शिप रॉकेट का जो जर्नी है, उसमें हमने बहुत चीज़ें सीखी कि मे बी इनिशियली हम सिंगल ऑर्डर शिप करते थे, मैं एक वाइट बोर्ड लेता था, उस पर सब ऑर्डर्स लिखता था, और एक एक ऑर्डर होने के बाद कट करता था, फिर लेबल जनरेट किया, फिर स्टार करता था कि हाँ ये इसके लेबल जनरेट हो गए, क्योंकि कुछ कुछ मिस हो जाते थे। और उसके बाद फिर यश के पापा ने मुझे बोला कि अगेन अगर आप दूसरी चीज़ों के लिए एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए भी एक्सेल यूज़ करो। फिर शिपिंग के लिए एक्सेल यूज़ करने लगे, फिर वहाँ टोटल काउंट कितने शिप किए, कितने नहीं हुए, कितने नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं पिन कोड की वजह से। फिर उसके बाद निम्बस पोस्ट पे आए जब, तो फास्ट होने लगा, फिर कॉमा डाल के फास्ट शिपिंग हो जाती थी, और फिर शिप रॉकेट पे आए, शिप रॉकेट पे तो बल्क शिपिंग हो जाती है। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा शिप रॉकेट के साथ रहा है, बिकॉज मे बी जैसे से हम ग्रो हुए ना, वैसे से उनके सॉफ्टवेयर भी ग्रो हुआ हमारे साथ। लाइक देयर वर सम फीडबैक जो हमने दिए, फॉर एग्जांपल लेबल जनरेशन का, या
जो मूव होता है न्यू ऑर्डर्स टू रेडी टू शिप में, तो वो इनकलकेट करके गए एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट लाइक टू मेक द प्रोसेस इजी. इनिशियली 3 घंटे लगते थे टू शिप 20 to 30 ऑर्डर्स. अभी हम 150 ऑर्डर शिप करते हैं इन जस्ट 30 मिनट्स. 2021-2 में सब ये मतलब डेवलप हो रहा था सब शिपिंग. अभी बहुत अच्छा हो किया है सबने डैशबोर्ड्स वगैरह. स्टार्टिंग थी सब बहुत तब बहुत डिफिकल्ट. राइट राइट. मतलब आप 300 ऑर्डर करते हैं, क्या क्या बताया था आपने भी? 30 ऑर्डर्स के लिए 3 घंटे लगते 30 ऑर्डर्स के लिए 3 घंटे लगते थे. अब 150 ऑर्डर 30 मिनट में हो जाते हैं. राइट. एंड दिस इज द पावर ऑफ गुड टेक्नोलॉजी. राइट. पर ये टाइम जो बचा ये कितना यूजफुल हो जाता है. मतलब आई एम श्योर नाउ यू रियलाइज कि भाई ये जो टाइम बच गया ये तो गोल्ड है. एग्जैक्टली लाइक इवन मेंटल स्पेस लाइक टू, क्योंकि ऑर्डर्स की रेवेन्यू जनरेशन है ना, वो अगर शिफ्ट नहीं हो तो थोड़ा चिड़चिड़ होता है या इवन यू फील सैड कि अरे इतना आप कर रहे हैं. फिर डिलीवरी बॉयज का कट ऑफ टाइम, अगर उस कट ऑफ टाइम पे नहीं हुआ वो नेक्स्ट डे जाएगा. फिर एक डिलीवरी लाइक कैश लेट आएगा, आरटीओ बढ़ेगा. सो software, like good software is a must to be like to have time and to be happy. राइट राइट राइट. नहीं, दैट इज अमेजिंग. आई एम श्योर ये टाइम और कम होगा अभी. राइट. और कुछ ऑटोमेशंस करके एआई को लेवरेज करके देयर विल बी ऑप्शंस टू रिड्यूस दिस फर्दर. Exactly. आरटीओ की बात हो रही थी स्टार्टिंग में, उसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, पांचवा, वो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी. अगर आप गंदे पैकेजिंग में भेजेंगे वहाँ तक जाने के बाद वो फट जाएगा तो कस्टमर वही रिजेक्ट कर देगा. राइट. वो बोलेगा यार मुझे ये वाला ये नहीं नहीं चाहिए. तो उससे भी आरटीओ बढ़ता है, वो देखना चाहिए. राइट. तो आप मेन पैकेजिंग के बाहर भी कुछ लगा के कॉरोगेटेड बॉक्स या करो कि खुद के ब्रांड की प्रिंटिंग, पॉलीथीन हो गया, पेपर बैग्स हो गए, ये राइट 2-3 चीजें. राइट राइट राइट. पैकेजिंग से रिलेटेड पॉइंट में मैं आने ही वाला था. इट वाज अबाउट ब्रांडिंग. राइट. तो भाई ब्रांडिंग नाम से तो शुरू होता है. काफ़ी सारे लोगों को जनरली इंटरनेट पे जो पहली बार बिजनेस करने के सोच रहे हैं उनको लगता है ब्रांडिंग मतलब लोगो, बस बात खत्म. राइट. विच आई एम श्योर इज नॉट ट्रू एंड आप लोगों ने भी वो फिगर आउट कर लिया है. तो भाई ब्रांडिंग चीज़ क्या होती है, थोड़ा सा हेल्प करो लोगों को समझने के लिए. पहले आई वुड से कि यश बताए नाम कैसे डिसाइड किया हमने. टू बी फ्रैंक, नाम मतलब कुछ सोचा ही नहीं. यूएस में फेल हो रहा था तो मैंने सोचा कुछ जल्दी इंडिया में करना है. तो नेम फाइंडर वेबसाइट रहते हैं, डोमेन बकेट कौन सी तो वेबसाइट थी, वहाँ पे चला गया और मुझे ऊपर क्लैप दिखा, नीचे स्टोर दिखा. तो एक ही दिमाग में आया कि इजी टू रिमेंबर है, मतलब कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं पड़ता, क्लैप स्टोर इजी टू रिमेंबर है. तो दूसरे मिनट में डोमेन लिया और मेरे फ्रेंड को कॉल किया कि सिद्धांत लोगो बना दो. तो उसने अगले 2 घंटे में लोगो बनाया और दूसरे दिन वेबसाइट लाया. ये कब की बात है? 2020 की बात है. इनिशियली से क्लैप स्टोर शुरुआत से फिर क्लैप स्टोर टॉयज बना 2-3 साल के बाद 2022 में ना. हाँ 2022. राइट राइट राइट. तो भाई ये तो मतलब ज़्यादा खतरनाक सोचा चीज़ है. नहीं. मतलब आपने एक नेम जनरेटर यूज करके नाम पकड़ लिया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड. मतलब जल्दी करना था, कुछ करना था. एंड नाउ वी अंडरस्टूड कि क्लैप इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों के लिए. लाइक जब उन्हें पेरेंट्स को बुलाना होता है, लाइक बिफोर like saying their name, they do clap and they do like this. So maybe हमें उनका पहला टॉय बनना है, like their first form of communication to their parents. So now a good आपने स्टोरी association. बना दी. अपनी स्टोरी बना दी. बट सॉलिड है. मतलब इट हैपेंड टू बी लाइक वो मेंट फॉर यू वाला सीन हो जाता है ना, वो वाला सीन हो गया. राइट. बट बिटवीन लाइक फ्रॉम 2020 और अभी 2025 में हाउ डू यू, अभी डिफरेंस क्या है ओपिनियन में आपका? अब क्या है ब्रांडिंग फॉर यू गाइस? ब्रांडिंग मुझे मतलब आपने अभी काफी कुछ कर लिया है, बहुत आपने पैकेजिंग बना लिया है. आई थिंक अनुपम ने इसको अप्रिशिएट भी किया था काफी, कि काफी सही किया हुआ है काम. सो नाउ हाउ डू यू परसीव ब्रांडिंग? Branding, like yes sir, is the one of the main reasons RTO कम होने का for us. Second, to create a identity parents के या customers के दिमाग में कि हाँ ये एक ब्रांड है क्लैप स्टोर का. they have a character, पॉपी नाम है हमारे कैरेक्टर का, एंड इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टर. लाइक एक डिफरेंसिबिलिटी भी बढ़ती है एंड हमने इसको एक स्टोरी भी दिया है. सो वी हैव रिसेंटली डन द ब्रांडिंग, लाइक 6 महीने हुए हैं. उसके पहले वी हैड ब्रांडेड पैकेजिंग, बट एक कैरेक्टर नहीं था, एक स्टोरी नहीं थी. तो दिस इज पॉपी इज अ कैरेक्टर. जो हमारा कैरेक्टर है, शी इज अ किड, he or she, it's a gender neutral character, and it can be anyone. Like here she is a scientist, here she is a musician. So जो हमारे 12 अलग एक्सक्यूज है, एक डिफरेंट कैरेक्टर दिया है हमने, लाइक डिटेक्टिव, मैकेनिक, रोल्स हो गए. तो बच्चों को जो बनना है, दे हैव अ
लाइक पिक्चर अबाउट इट बचपन से, चाइल्डहुड से, थ्रू क्लैपस्टोर टॉयज। राइट, वो इमेजिन कर सकते हैं बेसिकली। बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए अभी अमेजोन पे हमारा पहले उसका सिंगल प्रोडक्ट दिखता था, कल कोई आके सेम प्रोडक्ट बेचेगा तो डिफरेंस नहीं आएगा। बट हमने अभी क्या किया, हमारा प्रोडक्ट प्लस बॉक्स दिखाया, और बॉक्स में फॉन्ट्स हमने अलग यूज़ किए है, वो कैरेक्टर की है, वो दिमाग में बैठता है बंदे का, अरे ये डिफरेंट ब्रांड है, वही ब्रांड है, और ये मतलब दूसरा ब्रांड है ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आपने अमेजोन में जब लिस्टिंग इमेजिन कर रहे हो तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएट कैसे होना है, बिकॉज हो सकता है कि यार ये प्रोडक्ट कोई और भी उठा के बनाने की कोशिश करे। सो द मेन डिफरेंशिएटिंग विल देन बी कि आपकी ब्रांड कैसी दिख रही है, उसकी क्या वाइब है, एंड हाउ इज दैट मेकिंग द बायर कॉन्फिडेंट कि भाई इससे लेना है क्योंकि ये ज़्यादा प्रोफेशनल और सही लग रहा है और ये कोई मतलब रैंडम लिस्टिंग लग रही है। इसके बारे में बताओ, ब्रांडिंग के ऊपर कैसे डिसाइड किया कि यार इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर कैसे इन्वेस्ट किया, एजेंसी को हायर किया, क्या किया, बताओ। बहुत बाद में हम बहुत रिलेक्टेंट थे इस पे इन्वेस्ट करने के लिए, सब होते हैं ना इसमें, सब रिलेक्टेंट होते हैं बिकॉज सेल जनरेट नहीं होने वाले ना, सो दैट इज द बेसिक मेंटलिटी। इसलिए हम थोड़ा लाइक होल्ड बैक कर रहे थे। बट देयर इज अ फाउंडर, फ्रीडो करके ब्रांड है, गणेश सोनावने जो फाउंडर है, वी वेंट टू हिम, वो पुणे से ही है, एंड हम जस्ट उनसे मिलने गए थे एंड वी शोड हिम आवर प्रोडक्ट्स एंड ही लाइक द कंसेप्ट, लाइक बहुत अच्छा लगा। ही हैज हिज ओन डॉटर एवरीथिंग एंड ऑल, एंड ही टोल्ड मी प्रोडक्ट अच्छा है, सब अच्छा है, बट पैकेजिंग बहुत बुरी है, लाइक बहुत घटिया है। he was so honest with us, and that was the first time someone was so honest with us, राइट कि पैकेजिंग बहुत बुरी है, you need to work on it. And that was a trigger point, because if someone at his level is willing to advise us and tell us this, so we needed to implement it, and we did. हमने घर पे like ऑफिस पे आए, and सबसे पहले we started looking for people who can help with this. So we हमने एक एजेंसी फाइनलाइज किया, मुंबई बेस्ड है, क्रिसाल्डो गोल्डी बॉय करके, बेस्ट डिज़ाइन एजेंसी। एंड लाइक इनिशियली हम बहुत अलग सोच रहे थे, एंड नाउ वी हैव पॉपी, सो ऑल क्रेडिट्स टू देम, एंड या ग्रेट। राइट अप्रोक्सीमेट रेंज कितना एक्सपेंस आया एज अ एक्टिविटी? इट वाज समवेयर बिटवीन 1.5 सगळं ब्रँड सगळे बॉक्स, हाँ, इट वाज समवेयर बिटवीन 1.5 lakhs, like Right. all the boxes. मतलब इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। It's a good investment, and again, not to praise Crisaldo Gold Bar, but they did it in our budget. Like हमारा बजट थोड़ा कम था उस टाइम, राइट, but they वो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी सामने से भी दी। flexibility, हाँ, they क्योंकि gave उन्हें it लॉन्ग to टर्म us. काम करना था, अभी भी काम चालू है उनके साथ बहुत सारे। सही। सो तो लॉन्ग टर्म एक आपका एक वो क्लाइंट, उनको क्लाइंट मिल गया, Exactly. एंड अब तो वो बहुत ही खुश होंगे। Right. यार ये अच्छी चीज है। On that note, हमें like शुरुआती से ऐसे ही लोग मिले हैं who have helped us a lot. Like starting from our first manufacturer जो Stellar Industries करके है, जिन्होंने हमारा पहला बॉक्स बनाया था, to our first assembly Electrotail करके है. So very good people. Like maybe हमारा एज की वजह से, या we always saw them as our maybe adult advisor, but everyone has been so kind and so helpful कि हमें एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि we are alone in this journey. So इस पॉइंट में आएंगे, एक बार वो एक्सपेंस पे जाते हैं। सो आपने एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया, राइट, एंड नाउ आपने वो कर लिया है, उसका आपको ROI भी दिख रहा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसकी बेनिफिट क्या आ रही है। सो नाउ हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ कन्विंस समबडी कि भाई क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ब्रांडिंग में? डेफिनेटली PMF पहले फाइंड करो, आपको पता चलना चाहिए क्या है, प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं, फिर इसमें जाओ। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, बड़ा सोचते हैं और बड़ा फटता है वो नहीं चला तो ये पहले चीज़ नंबर सॉर्ट करो, फिर इसमें टाइम इन्वेस्ट करो, और फिर और बड़ा करो चीज़। So to convince, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो वो तो सभी बोलते हैं, दूसरा एक यूनिक डिफरेंशिएटर मेंटेन करना है, बिकॉज अब हम ऐसे स्टेज में एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग, तो आपका प्रोडक्ट कॉपी होना, इवन दो इट्स यूनिक, कुछ अलग कर देंगे और बोल देंगे ये अलग है। सो टू बी अ ब्रांड, टू बी अ डिफरेंट ब्रांड, आपको एक ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करना बहुत नेसेसरी है, एंड दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ गुड आइडेंटिटी कस्टमर्स के दिमाग में। इसको एक और तरीके से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज ब्रांडिंग जब हो गई आपकी तो आपको ठीक है ये आउटपुट दिख रहा है, दिस इज द विजुअल रिजल्ट कि भाई ये निकल के आया है, अब ऐसा कुछ दिख रहा है, बट नॉन विजुअल भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं फ्रॉम द ब्रांडिंग एक्टिविटी। वो सब क्या थे? जैसे क्लैरिटी बिल्ड होती है, राइट, एक कि यार ये कैरेक्टर, एक स्ट्रैटेजी भी आ गई ना, तो देयर इज स्ट्रैटेजी एलिमेंट एज वेल। सो वो सारे बेनिफिट्स क्या थे आपके? राइट, सो सबसे पहले जैसे होता है,
अमेजोन पे एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, दूसरा एक स्टोरी आ गई ब्रांड पे, एक इमोशनल स्टोरी जो बच्चे भी एसोसिएट कर सकते हैं लाइक बॉक्स के साथ या हमारे टॉय के साथ, कि ये मैंने बचपन में देखा था, इट कैन बी अ टॉय व्हेन दे ग्रो अप एंड देखा कि अरे ये मैं बचपन में खेलता था, ये साइंटिस्ट था, अब मैं साइंटिस्ट हूँ, या इवन अ डिटेक्टिव हो. एंड थर्डली आई फील कि इट ऑल्सो गिव्स एक अनसेइंग रिटर्निंग पावर, लाइक कस्टमर्स को पता है कि हाँ रिकॉल वैल्यू हो जाती है कि हाँ ऐसा एक ब्रांड है जो स्क्रीन फ्री टॉयज बेच रहा है एंड दे हैव अ कैरेक्टर नेम पॉपी. सो these are the three things I feel कि अनसेड या अननोन एडवांटेज है ब्रांडिंग का. यार मेन में वही दिमाग में था कि अमेजोन में लाखों विजिटर्स आते हैं मंथली, तो वो नेक्स्ट टाइम कोई सेम प्रोडक्ट आएगा तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, तो वो लाखों विजिटर्स को दिमाग में माइंड स्पेस में ऑक्यूपाई करना पड़े कुछ, तो ये प्रोडक्ट और बॉक्स का आइडिया आया था. राइट सॉलिड है. आई थिंक एकदम सही तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट किया और सही टाइम में भी किया. एग्जैक्टली, लाइक टाइम वाज वेरी एकदम कट टू कट था. सोचा भी नहीं था. राइट, अमेजिंग. आपने अभी एक पॉइंट बताया कि यार जब आप ग्रो हो रहे थे, व्हेनेवर यू ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो गया या ब्रांड डिजाइन एजेंसी हो गया, आपको अच्छे लोग मिले, राइट. यहाँ पे मेरा मानना है 2 पॉइंट. एक तो है कि डेफिनेटली यार दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट. बट आई बिलीव द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यार आपको जाके उनको ढूंढना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी आउट देयर. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस स्किल, बिकॉज द थिंग इज काफ़ी सारे लोग लगता है मैं ना अपना बिजनेस जैसे कोने में बैठ के कंप्यूटर में बना लूँगा, पर ऐसा होता है कि नहीं होता. आपको रिलेशंस बिल्ड करने पड़ते हैं, बहुत रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं. मतलब लिटरली मार्केट में घूमना पड़ता है, सब लोगों से बात करना पड़ता है, फिर उनकी थॉट प्रोसेस को अलाइन करना पड़ता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बंदा सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने पड़ते हैं. देयर वाज अ टाइम जब हम ये शुरू कर रहे थे और मैन्युफैक्चर कर रहे थे, यश 30 days दैट वाज अ टाइम पीरियड जब वो ऑफिस को आता था, बैग रखता था और मार्केट में जाता, वुडन मार्केट, टिम्बर मार्केट पुणे का, एंड ही जस्ट यूज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ वुड दैट इज अवेलेबल, लाइक कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, कौन सा किस दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या. सो अभी मे बी मैं कभी कभी उसे बोलता हूँ कि मे बी ही हैज़ बिकम अ फर्नीचर गाय, कि नाउ ही नोज मोर अबाउट वुड देन एनी अदर पर्सन. ये सब अभी दिख रहा है, पाइन वुड यूज किया. हाँ, तो ही नोज इट बिकॉज इतना वो घुमा है, इतना ही नोज अबाउट आवर प्रोडक्ट कि लाइक आपने बोला कि बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डोंट गो आउट, आप नहीं, लाइक देयर इज नो स्कोप ऑफ ग्रोथ, लाइक एक ककून में ही आप ग्रो करोगे, लिमिटेशंस हो जाएगी. सेम लाइक इंडिया मार्ट पे हमने लोगों से बात किया, सप्लायर्स ढूंढे. अभी जो हमारे दिल्ली के सप्लायर है, वी हैव गॉट हिम थ्रू लाइक मल्टीपल लाइक अलग अलग सोर्सेज, बट वेरी गुड गाय. लाइक उनका इसका नाम क्या है, ग्रेट गाय लाइक. बट अगेन हमने उन्हें ढूंढा एंड इट वाज अ गुड थिंग. सो या, मूविंग आउट इज ग्रेट. सो लोगों को ढूंढना, मार्केट में जाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, राइट, एंड जस्ट लाइक इवन रिमोटली ढूंढ के लोगों से बात करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो जाती है. राइट. इसके बिना एक्चुअल में कोई बड़ा बिजनेस नहीं बना नहीं कर सकते, राइट. वो आप कितना भी कर लो, किसी भी टाइप का, आई डोंट थिंक सॉफ्टवेयर बिजनेस भी बन पाएगा बिकॉज आप बात नहीं कर रहे हो. इसमें एक और पॉइंट आ जाता है यूजर से बात करना, जो कस्टमर है आपके, राइट. आपने आई थिंक शार्टा में बोला था कि यार 800 से 1000 लोगों से बात की हुई है, राइट. सो कस्टमर से एक्चुअल में बात करना, बिकॉज इसके बारे में बात बहुत लोग करते हैं कि यार ये करो, बट आप लोगों ने अभी किया भी हुआ है रिसेंटली, आप कर भी रहे हो. सो एक्चुअल में कस्टमर से बात करने से क्या फ़ायदा होता है? तो वी हैव अ रिव्यू शीट विच वी चेंज एवरी मंथ, जिसमें हम एक मंथ को पूरे लास्ट मंथ के डिलीवर्ड कस्टमर्स को कॉल करके पूछते हैं 3-4 एस्पेक्ट्स, ही कैसे प्रोडक्ट है, बच्चे को कैसा लगा, आपको कैसे लगा, एंड हाउ मच ही इज एंगेज्ड, एंड कुछ सजेशंस देना चाहते हो. दैट इज हाउ वी डू आवर R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वैसे ही होता है. तो एवरी लाइक 5 days हमारी टीम बात करती है, और एवरी सैटरडे वी बोथ सिट और कस्टमर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें और क्या चाहिए और इसमें कुछ खराब है क्या, टू वर्क ऑन इट. सो एवरी टाइम एनीवन आस्क कि कैसे ग्रो कर रहे हो या प्रोडक्ट कैसे ला रहे हो, हम एक ही बोलते हैं कस्टमर फीडबैक. कस्टमर इज द गॉड, एंड इफ यू डोंट टॉक टू हिम, आप नहीं आगे जा पाओगे और प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे. लाइक हमारे अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स है हमने कस्टमर से बात करके डेवलप किया है. तो उस तरीके से आई थिंक एक एडवांटेज होता है कि यार कोई ऑलरेडी रेडी है उसके लिए पैसा देने के लिए. वही गुड वे टू. स्टार्टिंग में हमारे स्किल बेस्ड थे, अभी पेरेंट्स बोलते कि एजुकेशन में लाओ, तो हमने सोलर सिस्टम लाया.
ड्रम लाया तो वो कस्टमर फीडबैक से ही हो पाया। हम रैंडमली शॉपिफाई पे जाते हैं, कॉल करते हैं, कुछ तो गालियाँ देते हैं, क्या हमें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं फिर कुछ अच्छा बहुत टाइम तक 10-15 मिनट बात करते हैं, या अच्छा लगा, अच्छा है, ये आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मतलब या हाँ, उसीलिए हमने ये भी किया है कि हमने एक रेटिंग दिया है कस्टमर्स को कि हाउ मच दे आर एंगेजिंग, कम्युनिकेशन कितना कर रहे हैं, इनपुट्स कैसे हैं, एंड हाउ आर दे ओवरऑल, और उसके बेसिस पे हमने कम्युनिटी बिल्ड करें अब हम राइट, अच्छे लोगों की। हो गए आपके वो। हाँ, तो उन्हें हम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, न्यू लॉन्चेस के लिए अर्ली एक्सेस एंड उनसे इनपुट्स कि और कैसे डेवलप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बिल्ड किया, इंस्टाग्राम पे एक कम्युनिटी बिल्ड किया, सो दैट इज ऑल्सो एडवांटेज जो हमें है कस्टमर्स के थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, एंड थोड़ा टच रहेगा है ना, तो उनको क्या चाहिए ये पता चलता है, सो दैट इज वेरी एसेंशियल ग्रोथ के लिए। नहीं, आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एंड आपने ये जो कम्युनिटी बिल्ड किया है कस्टमर को आई बिलीव फिल्टर करके, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आई थिंक प्रिंसिपल होता है फर्स्ट 1000 या फर्स्ट 100 फैंस का, तो वही चीज़ अप्लाई हो गया बेसिकली। दिख रहा है, मतलब हम ऑफर्स डालते हैं, आ जाते हैं ऑर्डर्स। हाँ, राइट, वो सबसे पहले वो ऑर्डर करते होंगे, वो ज़्यादा एंगेजिंग है, प्लस वो आपके प्रोडक्ट को आगे चल के रेफर भी करते होंगे, राइट, एंड उससे एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा जो आप मेजर नहीं कर सकते हो, बट उसका एक बेनिफिट आने लगेगा, राइट। अमेजिंग। इसमें एक और चीज़ निकल के आती है, आप लोगों ने कस्टमर से बात करना शुरू किया, अब बात कर रहे हो, हर सैटरडे आप बात कर रहे हो। एक पॉइंट आया था शार्क टाइम में भी उन्होंने रेज किया था कि यार यू गाइज आर वेरी यंग, तो आप पेरेंट्स तो हो नहीं, ठीक है, बड़ा बेच टॉयज रहे हो, राइट, एंड आई थिंक दे सेड कि यार दे वर प्रीटी सरप्राइज कि यार ये कैसे क्रैक किया, राइट। सो ये भी डेफिनेटली आपको जो यूज़र इंटरव्यूज आप ले रहे हो कस्टमर, उससे बहुत नॉलेज मिलती होगी, राइट। तो कितना मतलब ये एज समबडी फॉर एग्जांपल लिसनिंग टू दिस, हो सकता है वो एक ऐसा प्रोडक्ट या कैटेगरी में सोच रहे हो जिसमें वो खुद कस्टमर नहीं है, जैसे आप अपने प्रोडक्ट के आज के डेट में कस्टमर्स नहीं हो, राइट, फिर भी आपने उसको क्रैक किया, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट दे शुड रिमेंबर एंड अप्लाई इन दिस प्रोसेस? प्रॉब्लम मस्ट बी बिग, लाइक ये स्क्रीन का प्रॉब्लम everyone is facing, not just in India but all over the world. Secondly, आप बायर के प्रोस्पेक्टिव से जाके देखिए कि वो सच में ये लेने वाला है क्या। लाइक इनिशियली हमें ऐसा भी था कि कुछ पेरेंट्स को लग रहा था कि दिस इज टू एक्सपेंसिव, बट व्हेन वी एक्सप्लेन देम कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, द सेफ्टी, द वुड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, उसके बाद द एक्सेप्टेंस लेवल गॉट लाइक इंक्रीज्ड। सो मे बी उनसे भी कम्युनिकेट करना, उनकी प्लेस पे जाके खड़े रहना इज इम्पोर्टेंट एज अ सेलर। थर्ड, हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि हमारे इनिशियल वर्जन्स वरंट एज गुड एज दे आर राइट नाउ। लाइक हमारा जो पहला प्रोडक्ट है एंड हमारा अभी का प्रोडक्ट है सेम वर्जन, दैट इज अ 12 डिफरेंट टाइम हमने चेंजेस किए हैं, 12 बार उसको इम्प्रूव किया। फोटोज भी दिखाए थे शार्क टाइम में, वो कट हो गए तो सो दैट वाज लाइक वो हमने किया क्योंकि कस्टमर से बात किया हमने। सो एट द एंड कस्टमर के प्लेस पे अब जब तक जाओगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इवन इफ इट इज योर कैटेगरी, इफ इट इज नॉट योर कैटेगरी, टॉकिंग टू द कस्टमर इज मस्ट। ऐड क्रिएटिव में बहुत मदद होती है, मतलब कॉल करता हूँ रैंडमली और बोलता हूँ कि कौन से ऐड क्रिएटिव आपने देखा, क्यों क्लिक किया, अच्छा लगा, स्टार्टिंग अच्छी थी, प्रॉब्लम अच्छा है, इसीलिए तो उससे ऐड क्रिएटिव्स के लिए नेक्स्ट हुक क्या बने वो भी वही से पता चल जाता है। नहीं, ये बहुत सही पॉइंट है। आई थिंक काफ़ी सारे लोग ऐड क्रिएटिव बनाते हैं और सिर्फ बैकएंड का डेटा देख के एक अजम्पशंस पे पूरी लाइफ निकल जाती है कि भाई ये डेटा दिख रहा है, ये कन्वर्जन खराब है, ये क्रिएटिव काम नहीं कर रहा है, बट यू हैव टू स्टिल टॉक टू द कस्टमर। जैसे मैं अगर किसी से बात करता हूँ, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर होता है, मैं उसको पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि कौन सी वीडियो सबसे पहले देखी थी, भाई बता दो, ताकि मुझे पता चले कि यार कौन सी वीडियो काम कर रही है लीड जनरेशन में, या उनको मैं उनको वो मुझे डिस्कवर कर पा रहे हैं वो कहाँ से हो रहा है, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। इंडिया के बाहर से जो करते हैं मुझे डिस्कवर, तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, भाई क्या देखा था, कौन सी चीज़ बाहर एल्गोरिथम दिखा रही है, मुझे नहीं पता। हाँ, ग्रेट आइडिया, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी पावरफुल। उससे आपको उसके पेन पॉइंट्स पता चल रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे एक लेसन ये है कि व्हेन यू टॉक टू कस्टमर्स, और अगर उनकी स्टोरी या पेन पॉइंट्स कुछ बार बार पैटर्न डेवलप हो रहा है, वहाँ से फिर एड्स के आइडियाज़ आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो इट्स नॉट अ मैजिक ट्रिक। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार मुझे सब ट्राई करना चाहिए,
एक एक्सपेंसिव राइटर, एक्सपेंसिव वीडियोग्राफर हायर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कब होता है? जब पैसे कम होते हैं, मतलब जब फंड रेज नहीं किया होता, जब बूस्टअप करते हो तो ये जुगाड़ू वेज निकल आते हैं सब। राइट ये बट सब यही हो सही रहा है। तरीका है, लाइक इवन व्हेन यू हैव कैपिटल, आप वो कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। हैविंग एक्सेस टू कैपिटल कैन समटाइम्स किल अ बिजनेस। किलर बिजनेस। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो रेस करते हैं, उसके बाद उसने जल्दी से टीम बढ़ा दी। आप जैसे कि हो सकता था कि आप एक डिसीजन ये भी ले सकते कि यार 12 SKUs है, नहीं वी नीड टू हैव 50, बट हो सकता है दैट विल नॉट वर्क इन योर फेवर बिकॉज आपको 50 की अभी जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है। एंड जब हम लाएंगे तब वी विल एट देन टॉक टू द कस्टमर्स, और उसके बाद ही लाएंगे। लाइक अभी प्रोसेस में है, तो वही भी लाइक हमारा जो नया प्रोडक्ट है बीट मेकर, हमने पहले उस कम्युनिटी में डाला, उनको पूछा आपको पसंद आ रहा है क्या, उनको फीचर्स एक्सप्लेन किए, वीडियो डाला, एंड जब उनका यस आया उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। और उसके बाद नाउ दे हैव सजेस्टेड सम चेंजेस, लाइक बटन थोड़ा लॉकिंग करो, वो करो। हम नेक्स्ट बैच पे वो चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिए हैं हमने। सो मे बी दैट हेल्प्स। इंक्रीमेंटली एक अपडेट्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली। राइट। अब इस पे आते हैं, एक आपने इसमें बताया था कि पहले आप बाहर से प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे थे, बट अभी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग भी सेट हो रहा है, राइट। ऑफ कोर्स एक नेसेंट लेवल में होगा अभी, बट मैन्युफैक्चरिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू ऑल्सो डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन द मार्केट, बिकॉज आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आप कंट्रोल कर पा रहे हो चीज़ों को, एंड आप एक क्विक इटरेशन करके टर्न अराउंड भी फास्ट हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर कोई आज सोच रहा है, ABCD क्या होना चाहिए, कैसे सोचे, कब सोचना शुरू करे, और बेसिक्स क्या सेटअप होना चाहिए? एक स्केल लाने के बाद आप सोच सकते हो। स्टार्टिंग में हमने खुद किया था, बट स्केल कुछ भी नहीं था। दिन में 3-4 ही बोर्ड बनते थे, दिन भर बंदा बैठ के। फिर हम थर्ड पार्टी करने लगे, थर्ड पार्टी को बताया ऐसा ऐसा करना है। तब ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग का पता नहीं था। तब हमारे ग्रॉस मार्जिन लगभग 50% ही बचते थे, तो मार्केटिंग में बहुत कम बचता था प्ले। जैसे कि मैंने बताया पिच पे कि 2% पैट था, तो वो इसकी वजह से था। तो प्रॉफिट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो उस वे में हमने और PMF फाइंड किया क्या कर सकते हैं। फिर हमने WTF फंड इंट्रोड्यूस हुआ, हमें फंड किया, तो उससे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो उससे हमारे ग्रॉस मार्जिन 65% हो गया। मतलब इधर मुझे 30-40% मार्केट में प्ले बच गया, तो वहाँ पे वो मार्केटिंग में पैसा स्पेंड कर सकता हूँ, तो लेवरेज आ गया वहाँ से। तो मैन्युफैक्चरिंग या स्टार्टिंग में हमने सब खुद से ही सीखा, मशीन जो थे वो थे, और फिर धीरे धीरे मैनेजर्स रखे, स्केल करते गए। अभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ सॉल्व करते गए। मतलब पहले खुद सीखो, मतलब मैंने खुद सीखा सब मशीन्स वगैरह, और अच्छे मैनेजर्स हायर किया। अभी सब वो देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ टारगेट देना है क्या क्या चाहिए मुझे, राइट। और ये फिगर आउट कैसे किया कि यार सेटअप में चाहिए क्या होगा? वो थर्ड पार्टी वाले से देखा ना मैंने। सो पहले जब हम खुद करते थे, जैसे ऐसा था बहुत कम यूनिट्स, जब हम थर्ड पार्टी कर रहे थे, तो वी अंडरस्टैंड कि कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। थर्ड पार्टी एक बार डिफाइन कर दो लोगों के लिए। थर्ड पार्टी इज इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी और का फैक्ट्री है, फैक्ट्री, हाँ, लाइक दे हैव द मशीन्स, दे हैव द मैन पावर। हम उन्हें बताते थे कि हमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और इतनी क्वांटिटी चाहिए, सो दे गिव इट टू अस, एंड दिस वाज एक्सक्लूसिवली फॉर अस, लाइक दे वरंट अलाउड टू सेल एनीवन एल्स अदर देन अस। सो ये पुणे में ही था, सो इट वाज वेरी इजी फॉर अस। उसके बाद हमने थोड़ा उनसे सीखा, उनसे लाइक अगेन टोल्ड यू कि वेरी ग्रेट पीपल, उन्होंने बहुत सिखाया हमें, और कभी ऐसा नहीं लगा हमें कि दे आर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। बहुत सीखा, एंड उसके बाद ही हमने हमारे वो डिसीजन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन बहुत ही कम थे। मतलब अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो योर यूनिट इकोनॉमिक्स शुड बी स्ट्रांग। सो ये क्वेश्चंस वहाँ से स्टार्ट हुए कि क्या को कैसे कम करे। जैसे डीप जाता गया तो पता चला कि ये यहाँ पे मार्जिनदार है, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते ग्रॉस मार्जिन बढ़ते गए। लाइक ऑनेस्टली इट वाज थोड़ा डिफिकल्ट उन लोगों को छोड़ना, बिकॉज शुरू से उन्होंने सपोर्ट किया है, बट वही अगर यूनिट इकोनॉमिक्स हम कंट्रोल में नहीं रख पाए तो हाउ विल वी स्केल। तो इसलिए हमने वो डिसीजन लिया, पहली मशीन ले ली, यश ने पहला सब खुद ने सीखा, फिर एक थोड़े 4-5 लोग हायर किए, उनमें से कुछ लोगों को प्रमोट किया एज अ मैनेजर, क्योंकि उन्होंने डे 1 से सब सीखा है, एंड फिर QC एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। एक इनिशियल हमें QC के लिए बहुत प्रॉब्लम आया, बिकॉज डिफाइंड नहीं था। फिर हम एक्चुअली लेंसकार्ट की फैक्ट्री जाके आए, तो वहाँ हमने सब देखा कि दे आर एजुकेटिंग द पीपल देयर टू मेंटेन अ गुड QC एवरीवेयर। सो हमने वो थोड़ा रेप्लिकेट करने का ट्राई किया कि हमने कुछ लोग अपॉइंट किए, उनको हमने एजुकेट किया, बिकॉज इट इज़ अ किड स्टोर, तो इट शुड बी वेरी क्लीन, लाइक सेफ होना चाहिए।
तो वो हमने वी आर अभी हमें फैक्ट्री में एक सेइंग है कि अगर आप अपने बच्चों को ये दे सकते हो तभी पास करो, नहीं तो पास मत करो. सो दैट इज हाउ वी लर्न एंड स्टेप बाय स्टेप अभी हो रहा है ग्रो. अमेजिंग अमेजिंग. कौन से ईयर में किया? ईयर 4 में सेटअप पूरा? पूरा years हो रहा है. राइट 1 साल हो गया ना, मार्च में, लास्ट मार्च में किया था. राइट. मतलब वही है कि ये एक स्टेज में आने के बाद सोचना चाहिए एंड देन उसमें भी आप बेबी स्टेप्स ले सकते हो. प्रॉब्लम्स बहुत है वहाँ पे, मैन पावर मैनेज करना. बहुत बेबी स्टेप्स. पहले हमने एक मशीन लिया और एक काम आउटसोर्स करते, फिर हमने दूसरा लेजर वाला मशीन लिया, फिर वो सब एक अंडर वन रूफ करते. एक एक करके फंक्शन आपने इन हाउस लाया है, राइट, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो एक कियोस ना हो जाए. एग्जैक्टली. पर अभी के लिए हमें इस कॉस्टिंग सब पता चल गई कि इसकी कितनी, इसकी क्या है. तो अभी हमने उसी वेंडर को, अभी शार्क टैंक की वजह से और हमें स्केल भी करना है, तो उसी वेंडर को हमने 50% ऑर्डर दे दिया. हम सब प्रोवाइड करेंगे, आप उसके ऊपर की कॉस्ट लो, क्योंकि हमें सब कॉस्ट पता है क्या हुआ क्या है. तो 10-15 रुपये ज़्यादा दे के हम उससे करवा रहे हैं. Exactly. मेंटल स्पेस वो भी एक ज़्यादा fair हो fee आपने दे दी सामने. क्योंकि तब हमें कुछ भी पता नहीं था. नाउ वी हैव द कंट्रोल, हमें पता है नंबर्स क्या है, और ही आल्सो एग्रीगेट बिकॉज़ ही आल्सो नोस कि नंबर्स क्या है. सो दैट इज अ फेयर ट्रेड उनके लिए भी और हमारे लिए भी. राइट विच इज़ अमेजिंग. तो ये भी एक समझ लो एक इंसाइट आ गया, राइट. एंड बिकॉज स्केल अगर करना है तो यू कैंट ऑलवेज जस्ट ऐड मशीन्स इमीडिएटली. आपको फिर भी हेल्प लगेगी, तो रिलेशनशिप अभी भी इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. और शार्क टैंक के बाद स्पाइक आने वाला था, तो वो हमें इतना शॉर्ट टाइम में वी वुडंट हैव डन इट. दैट्स व्हाई वी एट दैट. और अभी भी वही फेयर, मतलब अच्छा है, फेयर है. अभी ब्रांडिंग पे फोकस करना है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पे. अभी वो चल रहा है, सस्टेनेबल चल रहा है. अ वेरी गुड लाइन किशोर बियानी सर ने हमें बताई थी कि मैन्युफैक्चरिंग इज फॉर लर्निंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. कि हम मे बी उससे सीख रहे हैं, R&D कर रहे हैं, एंड देन वी कैन मूव अहेड विद इट. ऐसा मे बी आगे जाके वो फैक्ट्री है वो R&D के लिए रहेगी और बाकी का सब आउटसोर्स ही रहेगा. एग्जैक्टली. हाँ, ये हो सकता है कि आपने एक लिमिटेड एडिशन बनाया, कुछ टेस्ट किया, ट्राई किया, फिर जहाँ पे 10,000 पीस बन सकता है आप वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो. यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. दिस इज व्हाट अभी तक प्लान नहीं किया, बट मे बी आगे जाके वैसा भी कर सकते हो, और मे बी वी कैन हैव आवर ओन फैक्ट्री. एग्जैक्टली. हाँ, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ ऑपरेट कर सकते हो. और अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल, स्केल कितना करना है और एक्सक्लूसिव कंट्रोल कितना रखना है. एग्जैक्टली. जो एक्सेल शीट बोलेगी वो करेंगे. हाँ, जो एक्सेल शीट बोलेगी वो करेंगे. अमेजिंग. तो यार मैन्युफैक्चरिंग भी आपने अब सेटअप कर ली है, तो थोड़ा सा नंबर्स पे आता है, बिकॉज लोगों को ना उसी से एक्साइटमेंट आता है. जो भी पब्लिक डोमेन में जो आपने नंबर्स ऑलरेडी शार्क टैंक में बताए हैं, तो थोड़ा बताओ स्केल कैसे हुआ बिजनेस ईयर 1 से स्टार्ट करके. ईयर 1 मतलब कौन सा वाला? 2020. तब के 10-15 लाख किया था फर्स्ट साल. दूसरे साल 2021 में हमने किया था 50 lakhs का ओवरऑल. 2023 2022 कितना किया था? 2022 इनिशियल टॉयज का लोगों का टॉय चल गया, तो वो 1 CR तक गया था, और उसके पहले 2.5 CR किया था, और लास्ट ईयर अभी करंटली 6 करोड़ बोला था वो करने वाले. अभी क्लॉक हो जाएगा मतलब इस फाइनेंशियल ईयर हो में. जाएगा वो सब. ऑन अ वेरी गुड ट्रैक. मतलब बट दिस वाज, ये जो आपने उस दिन बोला था शार्क टैंक में भी, मतलब रिकॉर्डिंग तो पहले ही होती है, बट अभी शार्क टैंक की भी तो स्पाइक आएगी. तो वो देखो ना, अभी 240 किया था शार्क टैंक में बोला था, और अभी मैं बोल रहा हूँ 6 करोड़ करेंगे. तो अब बीच में कैलकुलेशन निकाल लो. तो वो स्केल है अभी. एंड वो जो स्पाइक है शार्क टैंक का, वो कंटिन्यू भी हो रहा है. सो दैट वाज वही उसके लिए ही एम कर रहे थे, एंड वी आर डूइंग दैट. सो 6 करोड़ करेंगे ये ईयर क्लोज. और शार्क टैंक का स्पाइक मेटा से ही मेंटेन कर रहे हैं. मेटा बन तो नीचे आ जाता है वो पूरा. तो देखो, ये काफ़ी सारे ब्रांड्स को शार्क टैंक से ये एडवांटेज तो आता है, बट नॉट एवरी ब्रांड रिटेन्स इट, वो मेटा से राइट. क्योंकि हाँ, सो मेटा से क्रैक करना पड़ता है. अब रीटारगेटिंग करोगे, सब करोगे, बट आई बिलीव एक फंडामेंटली भी बिजनेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रोडक्ट कितना स्टिकी है, ब्रांड कितना स्टिकी है. अब जैसे आपके पास 12 SKUs है, ठीक है, कस्टमर ने स्पाइक की वजह से एक ले लिया, बट कैन यू पुश देम द अदर 10-11 SKUs? ये क्वेश्चन रहता है ब्रांड के पास, राइट. तो हाउ आर यू स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर दैट? अभी वही हम फिगर आउट कर रहे हैं. अभी हमारा रिपीट रेट भी बहुत कम है, तो वही हम फिगर आउट कर रहे हैं. अभी क्रैक नहीं किया हमने. व्हाट आई फील इज कि नए SKUs लाएंगे ना, तो दे विल हैव अ गुड ऑप्शन टू चूज फॉर सेकंड बाय. क्योंकि अब हमारे SKUs थोड़े लिमिटेड है, सेम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं. इसलिए एजुकेशन कैटेगरी जो यश ने बताया कि थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, उसके साथ हम भी बड़े होंगे, और थोड़ा एक नई कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे. कम्युनिटी बिल्डिंग पे भी काम चल रहा है. यही
क्वेश्चन हमें परेशान कर रहा था कि रिपीट क्यों नहीं, अगर रिपीट ही नहीं तो धंधा ही नहीं है। तो इस पे काम चला है, कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे नए हैं। SKUs ला रहे हैं, लाइक अगेन ऑन द टैंक वी टोल्ड कि हम 3 नए SKUs एवरी मंथ लाने वाले हैं फरवरी से। इस मंथ के तो हमने ला लिए, अगेन मार्च में वही करेंगे। इससे क्या होगा, कस्टमर्स को ऑप्शन रहेगा एंड वी विल नो कि किस कैटेगरी में और ग्रो करना है, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा चल रही है एंड टू फोकस लाइक कौन सी कैटेगरी पे फोकस करें ऐसे। रिपीट रेट की आपने बोला प्रॉब्लम है, तो अभी किस रेशियो में चल रहा है? क्योंकि SKUs ही कम थे, लिटरली तब 6-7 ही SKU थे, 8 to 10% था तब, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। राइट। तो देखो बिजनेस में अप्स डाउन्स होते हैं एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू बेटर, ठीक है? तो इंटरनेट पे जनरली ना हर पॉजिटिव इसकी ज़्यादा बात होती है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिकॉज लोगों को हमेशा एक मोटिवेशन रहता है, प्लस जैसे सोनी में भी आपको दिखा दिया। बट लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस अभी आप सॉल्व करने में लगे हो इन द नेक्स्ट लेट्स से 6 months और 1 year? अभी वही रिपीट का क्रैक कर रहे हैं। दूसरा हम मैन्युफैक्चरिंग स्केल कर रहे हैं। तीसरा क्वालिटी पे और ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी वी फील कि स्टिल देयर इज़ अ नीड टू वर्क ऑन आवर क्वालिटी एंड हम उसके लिए लाइक इतना R&D कर रहे हैं, एवरीथिंग वुड से लेके लोगो तक या एवरीथिंग वी आर डूइंग। सो QC इज आवर मेन टारगेट। उसके बाद लाइक यस सेड कि नए SKUs पे एंड अगेन .com पे भी राइट। तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है प्लस एक्सप्लोरेशन है। अभी बहुत कुछ करना है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है, राइट, सही बात है। सो 2 कॉन्सेप्ट पे आना है मुझे। एक है अपना, क्योंकि आप किड्स सेगमेंट में कुछ बेच रहे हो, ठीक है, इट कैन बी किड्स। अभी आप टॉयज़ बेच रहे हो, टॉयज़ में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, राइट? नॉट एवरीबडी इज ट्राइंग टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, सबके अलग अलग मोटिवेशंस एंड विजन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, प्लस क्लोथिंग हो गया, सब कुछ हो गया। बट जनरली स्पीकिंग, अभी जैसे आपने इस कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च किया, ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्या सर्टिफिकेशंस या उस तरीके के रिक्वायरमेंट्स होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? एक BIS नाम से रहता है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो तो हर SKU का चाहिए रहता है, बिजनेस लेवल पे चाहिए रहता है, कैसे होता है वो? इट इज़ एक्चुअली आपके प्रोडक्ट वाइज SKU वाइज है, बट अगर आप सेम मटेरियल यूज कर रहे हो अलग प्रोडक्ट्स के लिए, सो यू कैन हैव वन BIS में मल्टीपल SKUs मैप कर सकते हो आप। एग्जैक्टली। बट अगेन अगर अब बैटरीज अलग है, कुछ रिचार्जेबल है, तो देर इज आर डिफरेंट थिंग्स। सो वैसे आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है एंड टेस्टिंग अलग अलग होती है। BIS ही मेन है अभी टॉयज के सेगमेंट है। इफ़ यू वांट टू सेल इन इंडिया, बाहर जाना होगा तो CPC करके, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी सर्टिफिकेट, CPSC भी बोलते हैं उसको। तो these are the 2 main things as a toy brand you need and they are very like good and needed actually, क्योंकि अच्छा होता है उससे। सो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है लोगों को व्हेन दे आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट? क्या ध्यान रखना पड़ता है टू एंश्योर कि हमारा प्रोडक्ट पास हो पाए? हाँ, तो हमारे इसमें 2 टाइप के IS करके रहता है, IS 9571 कुछ तो, और एक कुछ था। सो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम योर ड्रॉप टेस्ट, लाइक 90 सेंटीमीटर से गिराने तक से उसके एजेस सॉफ्ट है क्या, उसके बटन्स का जो कलर है वो सेफ है क्या, वुड का कलर से, वुड अगर उसने लिख किया तो दैट इज सेफ है, इफ इज सेफ, और इन्फ्लेमेबल है क्या, बैटरीज इन्फ्लेमेबल है क्या, प्रोडक्ट को आग लग सकती है क्या, शॉक लग सकता है क्या, एवरीथिंग दैट कैन हार्म अ चाइल्ड इज टेस्टेड हियर, लाइक राइट। तो इसमें फॉर एग्जांपल जितने भी मटेरियल्स है वो सबकी एक क्लासिफिकेशन और टेस्टिंग होगी, राइट? बिकॉज आई थिंक US में तो और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है एंड यूरोप इज इवन लाइक बिगर बुल, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, तो हमने लाइक बीच में ये किया था, 3 अलग अलग सर्टिफिकेट्स लिखते हैं फॉर जस्ट गोइंग द प्रोडक्ट टू गो देयर, तो दैट इज वेरी डिफरेंट। वहाँ तो पैकेजिंग के ऊपर भी सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपके पैकेजिंग में एक फिल्म नहीं होनी चाहिए प्लास्टिक की, वरना वो आपको शिप नहीं करने देंगे। ये नहीं पता था। ये भी आएगा। तो वहाँ US में थोड़ा बहुत चल जाता है, बट यूरोप में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड नाउ यूरोप एंड UK सेपरेट, तो उनके लॉज भी सेपरेट है, राइट? बट ग्रेट, लाइक आई थिंक ये हो गया हमारा सर्टिफिकेशन के ऊपर। अब मुझे थोड़ा सा बताओ प्रोटेक्शन, लाइक आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, यू आर मेकिंग ओरिजिनल डिज़ाइन, आपका ब्रांडिंग भी ओरिजिनल है, बट मोर प्रोडक्ट लेवल पे भी आपने ओरिजिनल काम करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, राइट? हाउ आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट सो दैट नोबडी एल्स जस्ट रैंडमली स्टार्ट्स टू डिस्टर्ब योर बिजनेस? कॉपी तो लोग करते रहेंगे, बट आपको चाहिए कि यार कम हेडेक हो, तो वो कैसे कर रहे हो? तो उसके लिए हमने जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, सो वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मदद करेगा। सेकेंडली, अगर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होगे, तो जो हमारे नए प्रोडक्ट्स है, जो हमारे पूरा यूनिक विजन होगा,
IP हम फाइल करेंगे लाइक बिफोर इवन रिलीजिंग टू द एक्सक्लूसिव कस्टमर्स. तो उसके लिए हम IP फाइल करने हैं. हाँ, पेटेंट, सॉरी, डिजाइन पेटेंट करने वाले हैं. और उसमें हम ऐसे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे लाइक इवन दो इफ दे चेंज द लाइट और इफ दे चेंज द कलर, वो भी कवर हो जाए. सो वी हैव एक्सक्लूसिव एडवांटेज है. बट अभी वी डोंट हैव एनी बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स है वो थोड़ा इंस्पायर्ड है जो ग्लोबली अवेलेबल है उस प्रोडक्ट से. बट जो नए हमारे यूनिक हो गए, विल डेफिनेटली डू पेटेंट ऑन ऑल ऑफ देम. राइट, तो आप इसमें बेसिकली डिजाइन पेटेंट कर सकते हो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम समबडी आइडेंटिकली कॉपिंग द डिजाइंस, राइट. उसी पैटर्न का, उसी शेप का कोई नहीं बना पाएगा शायद. और मेजोरिटी तो एड्स ही क्रैक करेंगे, मतलब उतना डोमिनेट करेंगे मार्केट. तो कोई बाकी का आ नहीं सकता. हाँ, मतलब एक जो हाई लेवल स्ट्रेटजी रहती है कि यू हैव टू ऑलवेज ट्राई एंड बी अहेड. जितना आप आगे रहोगे तो छोटा मतलब जो कैचअप कर रहा है वो पीछे ही रहने वाला है. एक पर्सनल एडवांटेज तो है ही हमें. Right. दैट विल बी अ गुड थिंग. एग्जैक्टली, ग्रेट, ऑसम. सो शार्क टैंक में अगर आपने मैं अगर वहाँ से थोड़े से 1-2 पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, तो शार्क टैंक में फॉर एग्जांपल यू गाइस आल्सो शेयर्ड कि यार आपकी ओनरशिप कैसी है, राइट. सो यू गाइस हैव सेपरेट डिफरेंट ओनरशिप, 50-50 स्प्लिट नहीं था. तो उसके पीछे बिकॉज क्या है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू अस एंड हु आर रिसर्चिंग कि यार मुझे भी कुछ करना है, एक को फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. तो पहला तो पॉइंट ये है कि यार हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू वर्क एज अ टीम इंस्टेड ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, और समथिंग लाइक दिस कैसे आपने डिसाइड एंड डिसीजन कैसे लिया था? वो नेचुरली हो गया. और दूसरी बात, हम कंप्लीट ऑपोजिट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे लिए. मतलब ये लाइक इट्स लाइक अभी भी जब हमने इंट्रोड्यूस करा, आई एम अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ही इज अ बिट इंट्रोवर्ट पर्सन. ये एक दूसरा हम एक दूसरे को ऐसा संभाल लेते हैं. लाइक हमारे दोस्त हमें इवन वर्क वाइफ कहते हैं. एंड हाँ, दैट्स हाउ को-फाउंडर. लाइक हमने शादी कर लिया ऐसा वगैरह वगैरह. बट या इट जस्ट हैपेंड लाइक बचपन के दोस्त थे. सो वी हैव प्लेड क्रिकेट गली में टू बिल्डिंग अ ब्रांड. ये जर्नी है. और इक्विटी स्प्लिट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैपिटल इनकलमेंट, बाकी कुछ नहीं. सो गॉट इट. तो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या स्किल सेट्स ला रहा है, कौन क्या लेवरेज लेके आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल इज ऑल्सो इन्फ्यूजन. अगर कोई समझ लो टेक में रहता है तो कोई अगर कोडिंग स्किल लेकर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है. मतलब वेदांग पूरा बैकएंड मैनेज करता है, टीम से लेके सब, और मैं आगे क्या करना है वो सोचता हूँ, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं. So it has never been an issue. Like touch wood, we haven't had any argument yet. Yes. हाँ, मतलब इट्स ऑलवेज अ फेयर थिंग. सी, नॉट ऑलवेज इट कैन बी लाइक 50-50, राइट. इट इज कि कौन क्या लेके आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में, राइट. अब हो सकता है यार किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और एक कोई 21 ईयर का बंदा हो, राइट. अब इफ दीज 2 पीपल आर कोलैबोरेटिंग एंड इफ दिस गाय इज एडिंग टू मच वैल्यू, तो फिर उसके पास एक वेट ज़्यादा रहेगा. आई थिंक वो बस एक फेयर डिस्कशन है जो मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए. बट इसमें भी क्या है कि इंडिया में जनरली लोग ना ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से भी डर लेते हैं, राइट. बट आई बिलीव पीपल हैव टू गेट बेटर एट जस्ट टॉकिंग एंड एक वो फेयर लेवल पे ऑपरेट कैसे करना है, सो दैट जीरो से ही क्लैरिटी होनी चाहिए. But it's like a suggestion to everyone. अगर आप strangers के साथ कर रहे हो तो maybe do this a first thing. But if you're doing it friends, there is no need of discussion. Like हमने तो ये बहुत लेट किया. वो अभी प्राइवेट लिमिटेड करनी थी, लास्ट ईयर ही प्राइवेट उससे लिमिटेड. पहले तो we never had, we even didn't have this discussion. So yeah. अब आ जाते हैं आपके फंडिंग जर्नी के ऊपर. सो इवन बिफोर शार्क टैंक आप लोगों ने फंडिंग उठाई थी, राइट. आई थिंक WTF फंड से, राइट, जो प्राइमरली लाइक निखिल कामत एंड अ फ्यू अदर इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग समबडी लाइक राज शमानी, किशोर बियानी एंड वन मोर पर्सन. यस. सो ये कैसे क्रैक किया आप लोगों ने, इसका क्या जर्नी था एंड हाउ डिड यू इवन फिगर आउट कि यार इन्वेस्टमेंट उठानी चाहिए? यार वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो बोल रहे फाउंडर्स अंडर 22 को फंड करेंगे. हमने वीडियो भेजा उन्हें, तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया. और then the numbers were around था, which was the advantage we had because उस टाइम भी हम अच्छे खासे स्केल पे थे and we were profitable. तो जब हमने जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजे, फाइनेंसेस भेजे और वीडियो भेजा, everything played into our good will and हो गया. So that was a good thing. और उसकी वजह से एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हमने चालू की. बट या इट वाज जस्ट बिकॉज हमने पॉडकास्ट देखा एंड हम वी हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम, निखिल कामत को. सो पॉडकास्ट के बाद हमने ऐसे ही सोचा कि करके देखते हैं. परसों ही मिल के आया निखिल को. हाँ. सो करके देखते हैं एंड इट वेंट वेरी गुड. राइट, अमेजिंग. वो राइट प्लेस राइट टाइम हो गया. बट आपका प्रिपरेशन स्टेज
सही था, राइट? एंड गोइंग बैक टू द पॉइंट कि एक्सेल शीट क्लियर थी, MIS वरना ये भी नहीं होता। MIS स्ट्रांग था MIS। आई थिंक पूरे कॉन्वर्जेशन का फंडामेंटली है कि यार एक्सेल सीख लो आज 2 महीने के अंदर, तब बाकी सब सेट हो जाएगा, राइट? सो यू गाइज वेंट टू शार्क टैंक देन, ये आपने उठा लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी बहुत सेटअप कर ली, फिर शार्क टैंक का टाइम आ गया। सो वो डिसीजन कैसे लिया कि यार ये भी अप्लाई 3 करना है? साल से कर रहे थे हम शार्क टैंक में, तीसरी बार हुआ है ये अप्रूवल। और पहले 2 साल हमने डिसाइड किया था कि सेकंड टाइम तो ऐसे डिसाइड किया कि हम जाएंगे तभी देखेंगे, एंड थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि यस वी गॉट शॉर्ट लिस्टेड, फिर प्रिपरेशन के लिए देख लिया, बट क्रेजी एक्सपीरियंस, एंड 3 साल जो इसके लिए ट्राई कर रहे थे वो हो गया फाइनली ऐसा। फाइन, तो आपने मल्टीपल टाइम्स ट्राई भी किया था और बिजनेस को भी ग्रो करने में बहुत एफर्ट लगाया, सो दैट वो है ना कि स्टार्टअप एंड शार्क टैंक मैच होना चाहिए। सेकंड टाइम पे एक्चुअली हम लास्ट राउंड तक गए थे, सेकंड लास्ट राउंड तक, एंड दैट वाज अ टाइम हमने ऐसे रियलाइज किया कि हम थोड़ा ब्रांड आइडेंटिटी और एसक्यूज लैक कर रहे हैं, और नेक्स्ट पूरा ईयर हमने उस पर ही काम किया, वी बिल्ड अ ब्रांड और एसक्यूज बढ़ा दिए, एंड थर्ड ईयर में इट गॉट वेल। राइट, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक, मतलब मैं तो बोलूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गया कि यार और बेटर वो ब्रांड प्रिपेयर हो गया था, तो अब आप गए तो अब फायदा भी ज़्यादा होगा, यू कैन नाउ लेवरेज दैट इवन मोर, उसका आप रिटेंशन बेटर कर सकते हो जिस पे आप अभी काम भी कर रहे हो, राइट? बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस नाउ, लाइक फाइनली यू आर देयर, राइट? एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्रिपरेशन होता है, पिच आपकी प्लान रहती है, बट उसके बिना तो इट्स अ ओपन डिस्कशन, ठीक है? तो क्या एक्सपीरियंस था यार एंटर करने का, और उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं तो स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था, वेदांग एकदम कूल था, तो वेदांग ने वहाँ पे हैंडल किया स्टार्टिंग सब। तो पहले तो द टीम बिहाइंड टीम, जो बैक स्टेज की टीम है, इट्स वेरी कूल, सुपर कूल, सब लाइक दे आर वेरी यंग, हमारे एज के, हमसे थोड़े बड़े, सो दैट इज़ एडवांटेज वी हैड कि उन लोगों ने हमें बहुत कंफर्टेबल किया, प्रैक्टिस बहुत हुई हमारी। और सेकेंडली जब टैंक में जब हम गए, शार्क्स आर वेरी calm and cool, like they make you feel very comfortable, और that was a new thing for us because जब हम शार्क्स टीवी पे देखते हैं, थोड़ा वो सब दिमाग में था, थोड़ा एंग्शियस थे, थोड़ा नर्वस थे, और थोड़ा डर लग रहा था, बट पिच जैसे से खत्म हो रही थी, लाइक देयर इज अ शॉट इन आवर एपिसोड कि मैं जब हम वापस आए तो आई आस्क्ड कि मैं पानी पीऊँगा, एंड आई लिटरली सेड दैट, और इट वाज लाइक इट इज़ अ स्मॉल थिंग फॉर एवरीवन एल्स, बट मेरे लिए ऐसा था कि अरे मैंने क्या पूछ लिया, एंड उसके बाद भी देयर वाज अ जोक, एंड I drank water and I came. So that is how much comfortable they make you feel inside, and that is the greatness they have कि सिर्फ बातों से हम इतना comfortable feel हो गए कि even though they were there, हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि डर नहीं लगा, नर्वस नहीं थे। ऑल्सो द शार्क टैंक टीम, वो अंदर की टीम, उन्हें पता है कि क्या चलेगा टीवी पे, लोगों को क्या रिलेट होगा। हम जब स्क्रिप्ट लेके गए थे तो वो बोले कि ये रिलेट नहीं, लार्ज ऑडियंस को रिलेट नहीं होगी, तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो अच्छा स्क्रीन प्ले दिया, तो हमने वही किया, तो वो अच्छा रिजल्ट दिखा उसका। इनिशियल जो पिच थी हमारी वो तो वो बोले कि आज 2 दिन पहले बोले कि आपको बच्चे चाहिए, बच्चे आए तो वायरल पिच कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, शॉपिफाई पे गए, ऑर्डर एक्सपोर्ट किया और गोरेगांव का फिल्टर लगाया, और गोरेगांव के कस्टमर को बोले, अब फ्री में कस्टमर वही लोग आए, 4-5 बच्चे लेके आए, एंड वो इतना लाइक विलिंगली, एंड दे वर सो हैप्पी कि उन्होंने एक दिन में ही हाँ बोल दिया, एंड दे वर देयर फॉर रिहर्सल ऑल्सो और फाइनल शूट के लिए भी। सो हमें उस टाइम में ऐसा लगा कि अरे ग्रेट कस्टमर। वो सोच रहे हो यार गोरेगांव में तो हम आए इसलिए हैं, राइट? बट ये भी सही हो गया कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से ही आपका यहाँ पे भी एडवांटेज आ गया, बिकॉज वन यू आर इन टच विद देम सम और द अदर वे, राइट? आप एक कुछ डिलीवर कर रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो, फिर होपफुली आप फोन में बात भी कर रहे हो, सो इस तरीके से पीपल आर टेकिंग यू सीरियसली ऑल्सो। वरना ऐसे रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू कोई कॉल करे कि जिसने बस एक ट्रांजैक्शन किया था, तो फिर they wouldn't even care कि यार कौन बोल रहा है, so like हाँ, we had already talked, like 5 लोगों को बुलाया था, उनमें से 3 we already had a talk and सब हुआ था फीडबैक का। नहीं, आई बिलीव वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वो पूरा जो स्ट्रेटजी थी ऑफ गेटिंग द किड्स एंड गिविंग देम अ टास्क। आई थिंक वो बहुत रेयरली होता है, आई डोंट थिंक ऐसा हुआ था पहले कि हमने शार्क को शुरू में ही टास्क दे दिया है, वो भी कॉम्प्लेक्स टास्क जहाँ पे उनको सीट से उठना पड़े, तो वो काफ़ी एंगेजिंग था। स्मार्ट, उन्होंने कुछ ऑफर करके 2-3 बच्चों को पकड़ लिया था, एक ही नहीं पकड़ा, राइट? वो कॉम्पिटिटिवनेस तो वो काफ़ी एकदम एक्टिव हो जाते हैं वो सारे। तो उस दिन आई थिंक पैनल भी बहुत अच्छा था, पीयूष, अनुपम मित्तल, विनीता, कुणाल बेल, एंड देन आई बिलीव अमन, राइट? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैनल था, राइट? अमेजिंग। सो जाने से पहले क्या प्लान में था माइंड में कि यार कौन चाहिए कि जाने से पहले आपने सोच लिया था कि भाई ऑल शार्क डील चाहिए? वो दिमाग में था मेरा कि ये हो जाएगा, क्योंकि 3 साल से कर रहे हैं,
सब प्रॉब्लम्स पहले पता थे, रिजेक्ट हुए थे बहुत बार, तो ये सब सॉर्ट करके आए तो होगा ये तो और हो गया। ये शायद इंट्यूशन कि ऑल स्टार्स डील होगी एंड ऑल स्टार्स डील होगी, सो दैट वाज अ बिग थिंग, बट एक्चुअली एवरीवन वाज आवर फेवरेट, तो ऐसा कुछ से नहीं था, बट ऑल स्टार्स तो वी वेंट फॉर इट। राइट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे नंबर से वो काफ़ी इंप्रेस हुए थे, राइट? आपके प्रोडक्ट्स डेफिनेटली उन्होंने देखे, यू गॉट सम कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट द ब्रांडिंग एज वेल, बट नंबर्स वर मोर इंप्रेसिव फॉर देम। एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि भाई ये सही होना चाहिए, और वो चीज़ आपको एकदम क्लियरली पता थी। आपने थोड़े टाइम पहले इन्वेस्टमेंट भी रेज किया था, तो शायद वो पिचिंग एक्सपीरियंस और वो सब भी क्लियर हो गया था, राइट? एंड देन यू वर एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट, आई थिंक सबसे पहला किसने डील दिया था? आई थिंक अमन ने दिया था पहले, अमन एंड अनुपम केम, एंड देन पीयूष वाज आल्सो देयर, राइट? फिर धीरे धीरे सबने डील दिया, बट आई थिंक कुणाल बहल का अच्छा स्टेटमेंट था कि यार आप कौन से नंबर पे क्लोज हो गए आप बताओ, राइट? तो व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक? ग्रेट, लाइक ऐसा लगा कि अरे जो चाहिए वही मिल गया, एंड उस टाइम भी एक्चुअली अगेन इट वाज इन द पिच कि हम बोले कि हमने उतना मांगा उतना ही चाहिए, बिकॉज वी वर डिसाइडेड कि हमें कहाँ यूज करना है, ज़्यादा नहीं चाहिए था, कम नहीं चाहिए था, एंड वी जस्ट वेंट फॉर इट। राइट एंड देन आई थिंक अमन वाज स्लाइटली लेस इंटरेस्टेड कि भाई मैं सबके साथ नहीं करना है, क्योंकि इक्विटी शायद कम मिल जाएगी, राइट? बाद बट में देन जाके उसको कैसे नेविगेट किया आपने वहाँ अंदर शार्क टैंक में? मैंने प्लीज बोल दिया तो भी लाइक थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ प्लीज बोल देते, लाइक देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट, आई रिक्वेस्ट कर रहा है इफ इट्स पॉसिबल, एंड इट डिड हैपन, सो रिक्वेस्ट ही किया ऐसा, एंड ही गॉट ऑन बोर्डेड। जब हम बाहर गए तो हमें पता नहीं था क्या बात हुई, एपिसोड के वक्त पता चला। हाँ, तो वो देख के कैसा लगा उन्हें बाद में? क्रॉप किया, पहली बार गए थे, फिर दूसरी बार सोचने के लिए गए थे आप? पहली बार सोचने के लिए गए थे, दूसरी बार उन्होंने भेजा था। दूसरी मतलब बीच में फिर डिस्कशन हुआ, फिर दूसरी बार उन्होंने ही भेज दिया बाहर। हाँ, वो तो उनको रिडंडेंट हो जाएगा, तो उन लोग 2 बार नहीं दिखा सकते, 2 बार क्यों जा रहे हो? उनका प्रिंसिपल एक ही बार दिखाना है, राइट? सो फिर आप लोग आए, उन्होंने एक अपना कलेक्टेड डील बना लिया। सो वाज दैट इन योर रेंज कि आपको थोड़ा सरप्राइज लगा? एक्चुअली लोअर ब्रैकेट वही था हमारा, सो we were very like pretty happy with it. Right. And then you sort of close the Allshark deal, which I believe is the home run. Yes. Right? कि भाई ये तो बेस्ट है, because उससे definitely as a brand and a business उससे एक अलग ही कवरेज भी मिलता है, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। Credibility आ जाती है। प्लस वो एक 1% ही होता है। मतलब शार्क टाइम में Allshark डील अब कम होने लग गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, रेशियो बहुत कम है, आई थिंक इस सीजन में बहुत ही कम है, राइट? सो इट वॉज इनक्रेडिबल दैट यू गाइज गॉट इट, बट नाउ उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर द एयरिंग? कितना स्पाइक, इमीडिएट वाला जो स्पाइक होता है वो कितना गया? स्टार्टिंग में डेढ़ दिन में 3x का स्पाइक दिखा, फिर नॉर्मली लास्ट मंथ कंपैरिजन में 2x का मेंटेन कर रहे हैं हम। राइट, नहीं सही है। एंड अभी आगे की क्या जर्नी है बियॉन्ड द टैंक? अभी वही 2 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू अचीव करना है, मे बी प्रोबेबली अगले महीने में हो जाएगा वो सब, और वो मेंटेन कर। तो सेम SKU लाइन के साथ ही पॉसिबल है, हो रहा है वो? नहीं, नए लाएंगे, लाइक अगेन जैसे टैंक पे बोला 3 SKUs नए लाएंगे, एंड नेक्स्ट प्लान है .com पे जाने का, सो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी क्विक कॉमर्स भी टैप कर रहा है, क्विक कॉमर्स पे अच्छा रिस्पांस दे रहा है, ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो। क्विक कॉमर्स आपने शायद शार्क टैंक के पहले ही ऑनबोर्ड कर लिया था, राइट? सो हाउ वाज दैट जर्नी, कैसे हुआ है वो? यार ब्लिंकिट को तो 6 महीने से हर मंडे मेल डालता था, कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर गणेश को मिलने गए थे हम, फ्रीडो के फाउंडर, यार क्या बोलूं मैं सिर्फ एक उनको। ट्वीट डाल दिया, एंड वी हैड अ कॉल फ्रॉम द कैटेगरी हेड का ब्लिंकिट के, एंड देन ऑनबोर्ड हुआ, एंड ट्रैक्शन बहुत अच्छा, लाइक क्विक कॉमर्स हैज बीन वर्किंग वेरी गुड फॉर अस, मे बी गिफ्टिंग रेंज की वजह से, एंड ग्रेट, लाइक ब्लिंकिट हैज बीन वर्किंग ग्रेट। मेन प्रॉब्लम ये है, कोई नहीं बताता है प्रॉब्लम, कि क्विक कॉमर्स का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इन्वेंट्री बहुत स्टक होती है, कॉस्ट, जैसे स्टार्टअप है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर ज़्यादा फंड नहीं है, तो अगर आपको 2 लाख का सेल करने के लिए 10 लाख की इन्वेंट्री स्टक करनी पड़ती है वहाँ पे। मतलब आप उसको इन्वेंट्री दे रहे हो रखने के लिए, सो दैट दे कैन डिलीवर द ऑर्डर व्हेन दे गेट द ऑर्डर। वो आपसे परचेज नहीं कर रहे हैं शुरू में। ऐसा और मॉडल रहता है उनका, ऐसा और मॉडल रहता है, मतलब बेचने के बाद आपको पैसे आते हैं। सेल और रिटर्न मॉडल, सेल और रिटर्न मॉडल। सो आपने इन्वेंट्री रखाई, एक तरीके से वो क्रेडिट जो मार्केट में चलता है, जनरल ट्रेड में भी चलता है वो, सो आपने इन्वेंट्री रखा दी, वहाँ पे आपका एक कैश थोड़ा ब्लॉक्ड है, कैश ब्लॉक्ड है, और जब वो बिकेगा तब फिर आपको उसके लिक्विडेशन से पैसा मिलेगा। बहुत ब्लॉक होते हैं, मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम। वही मैं D2C पे उसी दिन बेच के 3 दिन में पैसा आ जाता है मेरा। हाँ, सो एक वहाँ थोड़ा पे- सा डिसएडवांटेज है। बट अगर फंड्स हो गए तो बेस्ट है क्विक कॉमर्स। बिकॉज
करंट दैट डेली है, डेली कुछ ना कुछ होने जाते हैं और वो ओमनी चैनल होने का एक एडवांटेज आ जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और कस्टमर को फिजिबिलिटी हो जाती है, जहाँ से भी ऑर्डर करो ब्रांड का प्रोडक्ट जाने वाला है, ऐसा काइंड ऑफ सेंस। लाइक हो सकता है अभी थोड़ा आगे चल के पता चले। कितना टाइम हो गया आपको क्विक कॉमर्स के अंदर? अभी 6 months नहीं 4 months 4 मंथ्स अभी इनिशियल स्टेज है। हाँ, तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है, बट आई बिलीव एवेंचुअली आप वो देखोगे कि यार कौन से चैनल से क्या रिटेंशन रेट है, रिपीट ऑर्डर रेट बोल सकते हो, राइट? बिकॉज क्विक कॉमर्स में यूजुअली एक वो रिपीट ऑर्डर रेट काफ़ी हाई रहता है डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का प्रोडक्ट है। कैटेगरी वाइज फॉर एग्जाम्पल मैंने आई बिलीव जैसे एक मार्केट में भी ब्रांड आया सुपर यू नाम का, वो प्रोटीन वेफर्स जो ब्रांड है, किशोर सर का ब्रांड है। हाँ, सो उसमें बेसिकली मैंने सबसे पहला ऑर्डर ब्लिंकिट से किया था और वो प्रोडक्ट मैं वहीं से ऑर्डर करता हूँ, मैं और कहीं से ऑर्डर ही नहीं करता हूँ, बिकॉज वो मेरे हिस्ट्री में भी है, मुझे वो सजेशन में दिखाता है, आई जस्ट ऐड वन एंड ऑर्डर एवरी टाइम। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने डिस्कवरी उसको क्विक कॉमर्स में किया और हैबिट ये बन रही है कि वहीं से रीऑर्डर हो रहा है, रादर देन गोइंग टू द वेबसाइट, अमेजोन में जाओ, वो सब नहीं हो रहा फिर। तो एक अलग बिहेवियर भी हो सकता है आगे चल के निकल के आए। क्विक कॉमर्स का बहुत बड़ा अभी यूज़ हो रहा है, मतलब पैंडोरास बॉक्स है, बट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी है। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का स्केल क्या है, किस तरीके का है। प्रोडक्ट टाइप पे ज़्यादा डिपेंड करता है। एग्जैक्टली ग्रेट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दी हसल गाइस, मतलब आगे बहुत बड़ा रोड है, इंडिया के बाहर मार्केट बहुत बड़ा है। वन ऑफ द विजन्स दैट वी हैव एट इंडिया मान एंड D4 कॉमर्स इज टू गेट इंडियन पीपल टू लॉन्च एंड ग्रो देयर ब्रांड्स ग्लोबली। वो हमारा विजन है, बिकॉज इंडिया अब एक अलग ही फेज में चल रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल योर ब्रांड एंड योर प्रोडक्ट्स एवरीथिंग इज ऑलरेडी ग्लोबली फ्रेंडली, स्टाइल वाइज, डायरेक्शन वाइज। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि यार ये सिर्फ इंडिया में चलेगा, इसका तो लैंग्वेज भी नहीं है। आई फील लाइक इट्स अ वेरी एग्नोस्टिक प्रोडक्ट, कहीं भी चल सकता है, राइट? सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड कहीं पे आगे चल के कुछ भी अगर हेल्प चाहिए होगी तो वी विल हैप्पीली हेल्प यू। बट ऑल द बेस्ट फॉर 2025 गोल, एंड आपका जो 2 crore पर मंथ का गोल है वो जल्दी अचीव करो। अमेजिंग, ग्रेट, ऑसम, इनक्रेडिबल चैटिंग विद यू गाइस। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू।